जेईई मेन का क्वेश्चन जो है पहले से तुम लोगों को जो बार बार बोल रहे थे कि लास्ट 10 ईयर्स का जेईई मेन का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आने का हर साल नीट में चांसेस होता है। देखो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम्हारा ये क्वेश्चन दे दिया था। अगर ये चीज़ तुमको पहले तो पता रहेगा तो ये छोटा सा कैलकुलेशन करने में तुमको कितना टाइम लगने वाला है, के क्यू डिवाइडेड बाई 6r। अब के की जगह हम लोग क्या लिखेंगे 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का मतलब हो गया क्या, रो इनटू वॉल्यूम, बिकॉज रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है उसको टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 पाई r क्यूब हो गया डिवाइडेड बाई 6r, है ना। तो ये 4 पाई यहाँ से चला गया, एक r चला जाएगा, तो ऊपर बचा हुआ रहेगा तुम्हारा कितना, रो इंटू आर स्क्वायर, नीचे रहेगा ये 3 नीचे चला है 18 एप्सिलॉन नॉट, तो 18 हो गया तुम्हारा n का वैल्यू, n का वैल्यू 18 हो गया। हेलो बच्चा पार्टी, आज हम लोग रीनीट सीरीज जो एग्जाम से पहले तुम लोगों को लॉन्च किए थे, उस रीनीट सीरीज के अंदर से कितना सारा क्वेश्चन तुम्हारा एक्चुअल रीनीट 2026 में कॉमन आया है या सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। जो बच्चा सीरीज पढ़ाते वक्त तुम लोगों को बार बार बोल रहे थे हम कि हो सकता है कि एग्जैक्टली सेम टाइप का क्वेश्चन आ जाए, या फिर मोस्ट प्रोबेबली उसके साथ मिलता जुलता उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके सिमिलर टाइप क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में दे सकता है। तो बहुत सारा क्वेश्चन उस सीरीज के अंदर से बच्चा सेम टाइप क्वेश्चन, सिमिलर टाइप क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में। तो आज वो सारा क्वेश्चंस को लेकर के हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि क्यों हम लोगों को जेईई मेन का क्वेश्चन जो है पहले से तुम लोगों को जो बार बार बोल रहे थे कि लास्ट 10 ईयर्स का जेईई मेन का क्वेश्चन जो है बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। वहाँ से बहुत सारा क्वेश्चन आने का हर साल नीट में चांसेस होता है। तो उसका ही कुछ एग्जाम्पल आज हम लोग लेकर के डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि क्वेश्चन जो जेईई मेन का आया हुआ क्वेश्चन था उसी पैटर्न के ऊपर या उसके ऊपर बेस करके, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके तुम्हारा नीट में क्वेश्चन कैसे बनता है। ठीक है, चलो ये बच्चा एक्चुअल जो हम लोगों का सीरीज था और एक्चुअल जो रीनीट का एग्जाम हुआ, दोनों में सिमिलर टाइप क्वेश्चन जो है उसके ऊपर हम लोग बात करेंगे आज। तो ये क्वेश्चन देखो, पहला जो क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर दिखला रहे हैं, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी रीनीट सीरीज 2026 में कर चुके थे कि अगर एक सॉलिड ब्लॉक रहेगा और वो सॉलिड ब्लॉक को हम लोग किसी लिक्विड के अंदर छोड़ देंगे ऑसिलेट करने के लिए, तो उसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन जो होता है वो कितना होगा, है ना। तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का फॉर्मूला बच्चा तुम लोग को बोले थे डायरेक्ट याद कर लो कि टी का जो वैल्यू होता है 2π√L/g होता है। एल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, जब कोई बॉडी फ्लोट कर रहा होगा तो उस वक्त जो पार्ट लिक्विड के अंदर डूबा रहता है उसका लेंथ को हम लोग एल बोलते हैं। वो एल का वैल्यू जो होता है m डिवाइडेड बाई a इंटू रो होता है ना। वो वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देंगे तो हमारा टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये आता है जो तुम लोग को बोले थे कि याद रखना। टाइम पीरियड का फॉर्मूला यहाँ से L/g अगर याद रखोगे तो वहाँ से L का वैल्यू निकालना पड़ेगा, या फिर डायरेक्ट बोले तुम लोगों को कि मोस्ट ऑफ द टाइम बच्चा लोग डायरेक्ट टाइम पीरियड इन टर्म्स ऑफ मास याद रख लेता है। तो T का फॉर्मूला जो होगा 2π√m/a या ρag, ये फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे। अब देखो रीनीट में क्वेश्चन तुमको क्या दिया है, सिलिंड्रिकल कॉर्क ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी फ्लोट्स इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी ρ1 इफ द कॉर्क इज डिप्रेस्ड स्लाइटली एंड रिलीज इट ऑसिलेट्स हार्मोनिकली विद टाइम पीरियड t। मतलब सेम चीज है। देखो कि एक कॉर्क है या एक सिलेंडर है जो फ्लोट कर रहा है इन अ लिक्विड, उसको हम लोग स्लाइटली डिप्रेस करके छोड़ देते हैं, तो टाइम पीरियड उसका जो होगा ऑसिलेशन का टाइम पीरियड, द टाइम पीरियड इज इक्वल टू, जब ρ1 लिक्विड वाले ρ1 वाला डेंसिटी वाला लिक्विड के अंदर है तो टाइम पीरियड कितना है t है, और जब दूसरे लिक्विड के अंदर लेकर के चलेगा जिसका डेंसिटी ρ2 है तो टाइम पीरियड तुम्हारा कितना हो गया 2t हो गया। ρ1 और ρ2 का रेशियो निकालने के लिए बोल दिया, तो बच्चा डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला ये अगर यूज कर ले t इक्वल टू 2π√m डिवाइडेड बाई a ρg, तो यहीं से लिखो जब रो का वैल्यू ρ1 लिखेंगे तो ये t का वैल्यू t रहेगा, टाइम पीरियड t रहेगा, और जैसे ही डेंसिटी दूसरा लिक्विड में चला गया ρ2, टाइम पीरियड 2t हो जाएगा। तो यहाँ से ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग डायरेक्ट t1/t2 इक्वल टू कितना होगा √√2/ρ1 हो जाएगा, है ना। यहाँ से अगर हम लोग डायरेक्ट निकालते हैं t1/t2 कितना होगा, बाकी सब चीज तो सेम रह रहा, तो यहाँ होगा √2/ρ1, इसके ऊपर रूट आ जाएगा। तो T1 का वैल्यू तुम्हारा दे दिया है T2 का वैल्यू 2T दे दिया हुआ है, तो ये वैल्यू हो जाएगा देखो T डिवाइडेड बाई 2T कैंसिल हो गया 1/2, रूट हटाओ, √2/ρ1 का वैल्यू 1/4 हो जाएगा। जो तुम लोगों को बार बार हम बोले थे बच्चा, जो चीज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। ये सारा जो क्वेश्चन डिस्कशन हो रहा है उसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो। इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को एग्जाम में फिर से दे सकता है, ठीक है। या तो एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन ही दे दे, या फिर उससे मिलता जुलता
उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन दे सकता है, जिसको लेकर के हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि उस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता कितना सारा क्वेश्चन तुम लोगों का यहाँ पर आया हुआ है। तो ये एक क्वेश्चन था बच्चा, सेम टाइप सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन उठा करके यहाँ पर दे दिया। यहाँ पर सिर्फ फॉर्मूला पूछ लिया था, यहाँ फॉर्मूला के ऊपर बेस करके रो 2 बाई रो 1 का वैल्यू पूछा था। रो 2 बाई रो 1 का वैल्यू यहाँ से 1/4 होगा। 1/4 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक है, ये इस साल के लिए नहीं है बच्चा, याद रखना, ये हर साल के लिए। अभी जो नीट का क्वेश्चन का पैटर्न आ रहा है, पिछले कई साल से देख रहे हैं, तो वो तुम लोग जेईई मेन का जितना क्वेश्चन है लास्ट एटलीस्ट 10 इयर्स का जो जेईई मेन का क्वेश्चन है, वो अगर अच्छे से प्रैक्टिस करके रखोगे तो इवन तुम लोगों को जेईई मेन में भी देखोगे उसमें से बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन आ जाएगा, सिमिलर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा। या फिर नीट में अगर बोलते हो तो नीट में भी देखोगे उस तरह का बहुत सारा सिमिलर टाइप क्वेश्चन आ जाएगा, या तो एग्जैक्टली सेम आ जाता है या फिर उस से मिलता जुलता, बस बट उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं बच्चा। देखो ये भी क्वेश्चन हम लोग किए थे कि वेलोसिटी ऑफ अ पार्टिकल एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन अलोंग x एक्सिस इज डिस्क्राइब एज दिस वन वेयर x रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट। तो टाइम पीरियड ऑफ मोशन अगर x/7 होता तो x का वैल्यू कितना होगा। तो बच्चा हम लोग ये जानते हैं कि वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का अगर हम लोग कर्व ड्रॉ करेंगे, ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो फिर हमारा ग्राफ कैसे बनेगा। ये वेलोसिटी का इक्वेशन था, तो v² इक्वल टू दिस वन, ये आया था, है ना। अगर ओमेगा² x को यहाँ लेकर के आए और ओमेगा² a² से डिवाइड कर देते हैं हम लोग, तो फिर हमको क्या रिलेशन मिलेगा। देखो वी कैन गेट v² प्लस ओमेगा² x² इक्वल टू ओमेगा² a², है ना। तो ओमेगा² a² से डिवाइड करेंगे तो ये बनेगा ओमेगा² a² प्लस x² बाई a² इक्वल टू 1। तो दिस इज एन इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, है ना। तो ये अगर कर्व ड्रॉ करने के लिए बोलेगा वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट कर्व, तो इट विल बी एन एलिप्स। ओके, अब यहाँ से अगर तुमको बोल देता है कि तुम्हारा इक्वेशन ये वाला दिया हुआ है, सपोज ये दिया हुआ है तुम्हारा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ। v² प्लस x² इक्वल टू 50। तो 50 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो 50² बाई v² बाई 50 होगा और x² बाई 50 होगा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पर होता है जनरल फॉर्मूला में v² मतलब x² बाई a² प्लस y² बाई b² इक्वल टू 1, इलिप्स के फॉर्मूला में होता है। तो यहाँ पर जो a का वैल्यू है और b का वैल्यू है, मतलब a² b² दोनों का वैल्यू सेम है। अगर दोनों का वैल्यू सेम होता है तो वो इलिप्स नहीं रहता, इट बिकम्स सर्कल, है ना। तो यहाँ पर दोनों का वैल्यू सेम दे दिया हुआ, तो हम लोग यहाँ पर डायरेक्ट बोल सकते हैं कि ओमेगा² a² इक्वल, दोनों इक्वल दिया, दोनों का वैल्यू कितना दिया तुम्हारा 50। तो हम लोग ओमेगा² a² को अगर इक्वल कर देंगे तो ओमेगा² का वैल्यू 1 आ जाएगा। ओमेगा² का वैल्यू अगर 1 हो जाएगा तो ओमेगा से हम लोग टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। ओमेगा का वैल्यू अगर 1 होता है तो हम क्या लिखेंगे, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई रूट ओवर, अच्छा ओमेगा का ही वैल्यू टाइम पीरियड निकालो, ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी पुट कर दो, क्योंकि यहाँ पर बोला नहीं है कि किस तरह का सिस्टम है। तो ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाई टी पुट कर दो, तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई डिवाइडेड बाई ओमेगा, है ना। ओमेगा का वैल्यू तो 1 था तो 2 पाई आएगा, 2 पाई की जगह हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 22/7, तो 44/7 हो जाएगा। ये हो गया 44/7, तो x का वैल्यू 44 होगा। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। ठीक है, अब तुम्हारा नीट में जो क्वेश्चन आया हुआ था, री नीट का एग्जाम जो हुआ था, उसमें जो क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ देखो, यहाँ बोल दिया कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसका हो रहा है। यहाँ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है स्प्रिंग एंड मास का सिस्टम दिया हुआ है। अब यहाँ क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, कंसीडर ए स्प्रिंग मास सिस्टम सिंपल हार्मोनिकली ऑसिलेटर इन वन डायमेंशन, the mass of the particle is m kg and the spring constant is k. Okay, at a given instant the extension of the spring is x meter and the speed of the particle is v meter per second on the xv plane. If the graph of v as a function of x is a circle, तो बच्चा अगर जैसे एक बोलेगा क्वेश्चन में कि ये वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट का जो ग्राफ होगा वो इलिप्स नहीं होगा, इलिप्स की जगह सर्किल हो जाएगा, तो उसी वक्त हम लोग क्या बोलेंगे, ये दोनों वैल्यू सेम हो जाएगा, ओमेगा² a² इक्वल टू a²। तो ओमेगा² a² इक्वल टू a², जैसे ही करेंगे a² कैंसिल होगा, ओमेगा का वैल्यू निकल आएगा वहां पर 1। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे ना, यहाँ पे ओमेगा का वैल्यू हम लोग को 1 आया था। तो सेम चीज देखो पूरा क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट दिया हुआ है, तो यहाँ हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं, क्योंकि ये कर्व जो होगा वो सर्किल हो जाएगा, इलिप्स नहीं रहेगा, सर्किल हो जाएगा। तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ भी डायरेक्ट 1 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ अगर तुम ओमेगा का वैल्यू 1 लिखोगे तो ओमेगा इक्वल टू कितना हो जाएगा, k बाई m, रूट ओवर k बाई m इक्वल टू 1, तो k का वैल्यू हो जाएगा m। तो इतना सा चीज जो बच्चा हम लोगों को क्लास में तो ऑलरेडी तुम लोगों को बता करके रखते हैं, अगर सर्किल होगा तो सर्किल का कंडीशन क्या होगा, लेकिन ये क्वेश्चन जो ऑलरेडी हम लोग अभी रिसेंटली कर चुके थे, एग्जाम से कुछ दिन पहले हम लोग ये सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे, तो वहां पर भी तुमको बताए थे कि जैसे वो सर्किल हो जाता है ओमेगा का वैल्यू 1 होगा, जैसे ओमेगा का वैल्यू 1 लिखेंगे तो के का वैल्यू कितना हो जाएगा m। योर करेक्ट आंसर है दिस वन, तो यहाँ से k इक्वल टू 1 तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा।
ठीक है। क्वेश्चन को बनाने में बच्चा बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला बात ऐसा नहीं था, जितना क्वेश्चन था कुछ हाँ अच्छा क्वेश्चन था, बट मैक्सिमम क्वेश्चन तुम लोगों का इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके मैक्सिमम क्वेश्चन बच्चा इसी तरह से हम लोग कुछ सेकंड के अंदर बना सकते हैं, 10-20 सेकंड हार्डली लगेगा, तुम्हारा क्वेश्चन बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये क्वेश्चन है तुम्हारा रीनीट 2026 का। सेम टाइप क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर किए थे। ये तुम्हारा क्वेश्चन सीरीज में किया हुआ था, जेई मेन में आया हुआ क्वेश्चन है बच्चा। यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन हम लोग किए थे, जो वेंचुरीमीटर का फॉर्मूला तुम लोगों को बताया था कि लिक्विड जो फ्लो करता है इसमें से 1 सेकंड में कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो करेगा उसको कैलकुलेट करने के लिए देगा। जैसे यहाँ देखो तुमको बोल दिया है the difference in height between the water column in the vertical tubes is 5 centimeter and the area of cross section at A and B दे दिया हुआ है। the rate of flow will be कितना रेट ऑफ फ्लो होगा सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, मतलब कितना अमाउंट ऑफ लिक्विड फ्लो करेगा 1 सेकेंड में, वो निकालना था तुमको। ठीक है, अब यहाँ पर तुमको क्या दिया हुआ था, देखो सेम चीज दिया हुआ है, दोनों का एरिया क्रॉस सेक्शन दे दिया है। तुमको बोला द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वाटर थ्रू द पाइप इन सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, एक ही चीज दिया हुआ है। तो इस तरह का अलग अलग क्रॉस सेक्शन हॉरिजॉन्टल पाइप जो वेंचुरीमीटर में होता है, वहां से जो लिक्विड फ्लो करता है 1 सेकंड में कितना अमाउंट, कितना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड फ्लो कर रहा है थ्रू द क्रॉस सेक्शन, उसका फॉर्मूला हम लोग डायरेक्ट पढ़े थे। क्या चीज बताओ, कैपिटल वी अगर बोलते हैं तो कैपिटल वी इक्वल टू डायरेक्ट फॉर्मूला था A1 A2 डिवाइडेड बाई रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, यहाँ तक 2 इंटू डेल पी बाई रो, ये डायरेक्ट फॉर्मूला था। ठीक है, ये बताया था हम लोग। तो यहां से हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं A1 A2 दोनों तरफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया होगा। तो यहाँ दोनों तरफ का क्रॉस सेक्शनल एरिया बच्चा देखो दे दिया हुआ है, यहाँ दिया हुआ है 20 और एक दिया हुआ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर है ना। तो इसको अगर हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर पुट कर देते हैं तो क्या वैल्यू मिलेगा हम लोगों को, ये मिलेगा तुम्हारा 20, एक 20 हो गया, एक 40 हो गया, और नीचे अगर हम लोग देखेंगे तो 20 स्क्वायर 40 स्क्वायर माइनस 20 स्क्वायर, 40 स्क्वायर तुम्हारा हो जाएगा 1600 और 20 स्क्वायर होगा 400, तो उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा 1200 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर हो जाएगा 1200 का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दो। ठीक है, या फिर हम लोग यहाँ पर 1200 लिखते हैं, देखो 1200 लिखते हैं, 1200 रूट, यहाँ पर ये रूट के अंदर, ये भी रूट के अंदर है, इसको भी रूट के अंदर लिखो, 2 इंटू डेल पी द प्रेशर डिफरेंस जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है, देखो डिफरेंस ऑफ प्रेशर, द प्रेशर डिफरेंस ऑफ वाटर बिटवीन पी एंड क्यू इज गिवन एज, ये दे दिया हुआ है, यही तो प्रेशर डिफरेंस है, विच इज गिवन एज 15, तो 15 यहाँ पर लिखो, डिवाइडेड बाई रो, रो वाटर के लिए होगा, क्योंकि एमके सिस्टम में अगर हम लोग सॉल्व करें तो वाटर के लिए डेंसिटी कितना होगा 1000 हो जाएगा। ये सब कुछ बच्चे देखो रूट के अंदर है, लेकिन एक चीज यहाँ पर याद रखेंगे हम लोग कि एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन जो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ था, और ये आंसर भी तुमको निकालने के लिए बोला सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड में। तो बेटर है कि हम लोग यहाँ पर वाटर का डेंसिटी 1 रखें, वाटर का डेंसिटी 1 रखें सीजीएस सिस्टम में, और ये प्रेशर जो है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में था, उसको सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट कर दो। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर प्रेशर को अगर सीजीएस सिस्टम में कन्वर्ट करेंगे 9 पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाई 10, तो यहाँ इसको जस्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दो, जस्ट 10 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो यहाँ से तुम्हारा ये सिंपल कैलकुलेशन आ जाएगा बच्चा, देखो ये जीरो कैंसिल हो जाएगा, 15 टू 30 होगा, 30 है यहाँ पर 120 कट करोगे तो 1/4 आएगा, 1/4 रूट के अंदर है, दोनों रूट के अंदर है ना, ये 30 यहाँ 120 रूट के अंदर 1/4, 4 बाहर निकालो तो 2 आएगा, 2 से एक 2 कैंसिल करो, यहाँ 10 रहेगा, यहाँ 40 है, मल्टीप्लाई करो 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, तो योर करेक्ट आंसर बिकम 400 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ठीक है बच्चा, आंसर सॉल्यूशन ऑलरेडी हम लोग देख चुके हैं, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ज्यादा इंपॉर्टेंट बात जो है वो ये समझो कि क्वेश्चन जो हम तुम लोगों को प्रैक्टिस करवाए थे एग्जाम से कुछ दिन पहले प्रैक्टिस करवाए थे, तुम लोगों को बार बार बोले थे कि इस तरह का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करके जाएंगे एग्जाम में, क्योंकि मोस्ट प्रोबेबली एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन दे दे या फिर इससे मिलता जुलता इसके ऊपर कॉन्सेप्ट के ऊपर या इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके तुम्हारे एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तो उस क्वेश्चन को हम लोग बहुत आसानी से कर पाएंगे अगर ये सारा कुछ तुम लोगों को पहले से प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा। देखो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर तुम्हारा ये क्वेश्चन दे दिया था, अगर ये चीज तुमको पहले तो पता रहेगा तो ये छोटा सा कैलकुलेशन करने में तुमको कितना टाइम लगने वाला है, ये छोटा सा कैलकुलेशन करेंगे हम लोग, यहाँ से डायरेक्ट आंसर आएगा। ये भी तुम्हारा जो टारगेट हम लोग का था 15 या 30 सेकंड, हार्डली 15 से 30 सेकंड के अंदर तुम्हारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तक का ये जितना क्वेश्चन हम लोग देखें सेम उस टाइप का क्वेश्चन है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन भी बच्चों तुम लोगों को एक कंप्लीट मॉडर्न फिजिक्स का एक वन शॉट वीडियो बना करके तुम लोगों को बताए थे, इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग किए थे। तो क्वेश्चन क्या था यहाँ पर, द ग्राफ शोज वेरिएशन ऑफ स्टॉपिंग पोटेंशियल विथ द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट रेडिएशन फॉर 3 फोटोसेंसिटिव मेटल्स x1 x2 x3, 3 मेटल है x1 x2 x3, विच मेटल गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स विथ ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी, जिसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल भी ज्यादा होगा,
है ना। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जिसका जितना ज्यादा होगा उसका काइनेटिक एनर्जी हम लोग क्या बोलेंगे, उतना ज्यादा होगा। तो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल के साथ फ्रीक्वेंसी का ग्राफ था, तो फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल का ग्राफ हम लोग कैसे लिखेंगे, हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ई वी नॉट इक्वल टू जो था फॉर्मूला एच न्यू माइनस ओमेगा नॉट, यही था, ठीक है। तो इसका अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन वी नॉट इक्वल टू एच बाई ई माइनस ओमेगा नॉट बाई ई, विच इज द स्ट्रेट लाइन whose slope is positive and y intercept is negative। इस वजह से इसका जो ग्राफ है, जितना ग्राफ है देखो सब इस तरह का ग्राफ बनेगा। अगर यहाँ पर हम लोग वी नॉट लेते हैं और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो हमारा ग्राफ कैसा बनेगा, इस तरह से ग्राफ आएगा, ये चला जाएगा, है ना। ये y इंटरसेप्ट नेगेटिव हो गया, ये स्लोप हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये सब पॉइंट पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो है, यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो होगा, वहां पर हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल जहाँ पर जीरो होगा वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, ओमेगा नॉट का वैल्यू निकाल सकते हैं। ओमेगा नॉट मतलब क्या, वहां से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तुम्हारा निकल जाएगा, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बराबर होता है तो उस वक्त सिर्फ वर्क फंक्शन होगा, उस वक्त कोई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द एमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, क्योंकि उस वक्त फोटोइलेक्ट्रॉन्स बाहर ही नहीं निकलेगा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पर देखो जिसका इसका फ्रीक्वेंसी देखें हम लोग, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 1, इसका 1.5, इसका 2। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होता है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होता है, वर्क फंक्शन के लिए तो इक्वल एक पर्टिकुलर कांस्टेंट अमाउंट ऑफ एनर्जी लगता है ना। अब थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को जितना बढ़ाओगे उतना इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी बढ़ेगा, इंसिडेंट फोटोन का एनर्जी जब बढ़ेगा तो इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा। इमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन्स का जितना काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल उतना ज्यादा होगा। तो अगर हम लोग को स्टॉपिंग पोटेंशियल कंपेयर करने के लिए बोलता तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें से जिसका फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, देखो इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है कितना, दिस वन, इसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना, ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इतना। तो अगर हम लोग तीनों का थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कंसीडर करते हैं, जिसका थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा उसके लिए वर्क फंक्शन, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसका जितना ज्यादा होगा उसके लिए हम लोग बोल सकते हैं वर्क फंक्शन करने के लिए उतना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, है ना। तो जितना ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा उसके अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ से बोल सकते थे कि किसका विच मेटल विल गिव आउट इलेक्ट्रॉन्स विद ग्रेटर काइनेटिक एनर्जी। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसका होगा, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी उसका होगा जिसका वर्क फंक्शन सबसे कम होगा, है ना। जिसका वर्क फंक्शन जितना कम होगा। देखो यहाँ पर अगर हम लोग थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को जीरो कर देते हैं, जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ये वाला थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी हम लोग कंसीडर करते हैं, जहां पर हमारा स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो रहा है, ये सब पॉइंट पर देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो रहा है ना, जहां जहां स्टॉपिंग पोटेंशियल जीरो हो रहा है तो उस वक्त जो फ्रीक्वेंसी होगा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होगा। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जिसका जितना ज्यादा होगा उसका वर्क फंक्शन उतना ज्यादा होगा। वर्क फंक्शन बच्चा जिसका जितना ज्यादा होगा उसके लिए एमिटेड फोटो इलेक्ट्रॉन, मतलब ज्यादा एनर्जी तो वर्क फंक्शन करने के लिए लग जा रहा है ना, तो कम एनर्जी के साथ इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा, इलेक्ट्रॉन जो बाहर निकलेगा तो उसको उसका काइनेटिक एनर्जी भी कम होगा, उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल भी कम होगा, है ना। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं, ऐसे भी अगर हम लोग इसको ग्राफ को बढ़ाएंगे, ऐसे ग्राफ को बढ़ाएंगे तो देखो ये पॉइंट यहाँ कट किया, ये यहाँ कट किया, ये यहाँ कट किया, तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग देख करके बोल सकते हैं ओमेगा नॉट सबसे ज्यादा किसका होगा, इसका वैल्यू होगा। इसका वर्क फंक्शन सबसे ज्यादा है तो इसका मतलब ज्यादातर एनर्जी इसका वर्क फंक्शन करने के लिए चला जाएगा, तो कम एनर्जी बचा हुआ रहेगा उसके साथ फोटो इलेक्ट्रॉन रेडिएट करेगा। सबसे कम वर्क फंक्शन कौन सा है, ये, तो सबसे पहले फोटोलिटिक इफेक्ट यहाँ पर होगा। सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन, कम एनर्जी वर्क फंक्शन के लिए यूटिलाइज होता है, ज्यादा एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा, ठीक है। तो हमारा करेक्ट आंसर कितना आया था, x1, है ना। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पर भी देखो सेम टाइप क्वेश्चन है, यहाँ रे ऑफ लाइट विथ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन 3 डिफरेंट फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स नेमली 1, 2 एंड 3। 3 प्लेट मान लो, एक नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, जैसे यहाँ पर 3 माने x1, x2, x3, यहाँ पर 1, 2, 3 है। तीनों के ऊपर जो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ है, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ ऑफ द दिस फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स आर लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। तीनों फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स बोलो या तीनों फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट का थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बता दिया है, लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3। यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बता दिया था, यहाँ थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बता दिया है ना। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, and the magnitude of the stopping potential of these cells are V1, V2, V3 respectively. The relation between lambda and threshold wavelengths are lambda 1 less than lambda है, lambda 2 greater than lambda है, lambda 3 greater than lambda है। तो threshold wavelength फ्रीक्वेंसी का रेसिप्रोकल होता है बच्चा, उसका उल्टा होता है ना। तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ जिसका जितना ज्यादा होगा उसके लिए हम लोग एनर्जी क्या बोल सकते हैं, उतना कम होगा। तो यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ अगर हम लोग लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3 बोल दें, जो इंसिडेंट फोटोन है उसका वेवलेंथ लैम्डा, तो यहाँ पर लैम्डा 1 इज लेस देन लैम्डा, या फिर बोल सकते हो लैम्डा ग्रेटर देन लैम्डा 1। तो लैम्डा अगर थ्रेशोल्ड से ज्यादा हो जाएगा तो वो तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट कर ही नहीं पाएगा, तो इसके लिए कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होगा।
यहाँ पर क्या है देखो, लैम्डा 2 ग्रेटर देन लैम्डा, सो लैम्डा इज लेस देन लैम्डा 2, लैम्डा का वैल्यू लैम्डा 2 से अगर कम है, थ्रेशोल्ड से कम है, तो यहाँ पर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, फोटो इलेक्ट्रॉन्स इमिट करेगा, लेकिन उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होगा वो कम होगा। किसके कंपैरेटिवली? बिकॉज यहाँ पर लैम्डा 3 का वैल्यू ग्रेटर देन लैम्डा है, सो लैम्डा लेस देन लैम्डा 3 होगा। लैम्डा का वैल्यू अगर थ्रेशोल्ड से बहुत बहुत कम होगा, इसका मतलब उसका एनर्जी बहुत ज्यादा है, एनर्जी अगर बहुत ज्यादा होगा तो बहुत ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ बाहर निकलेगा, उसको रोकने के लिए बहुत ज्यादा स्टॉपिंग पोटेंशियल की जरूरत पड़ेगा। तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसका पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल V3 जो होगा, इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल से ज्यादा होगा, लेकिन इसमें कोई स्टॉपिंग पोटेंशियल का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर कोई फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट नहीं होने वाला। तो यहाँ से हम लोग डायरेक्ट बोल सकते थे कि V3 जो होगा, V2 लेस देन V3, V3 विल बी ग्रेटर देन V2 एंड V1 विल बी इक्वल टू 0। ये करेक्ट आंसर होगा, जो कि आंसर बच्चा हम लोग ऑलरेडी डिटेल तुम्हारा सॉल्यूशन में देख चुके हैं कि उसका आंसर क्या होगा, क्यों होगा, ये सब कुछ देख चुके हैं। बस ये यहाँ पर कंपेयर करने का कोशिश करो कि जो क्वेश्चन, जिस टाइप का, जिस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेम टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा रीनेट मतलब एग्जैक्टली सेम हो सकता है, या फिर उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके तुम्हारा क्वेश्चन दे सकता है। कितना सारा क्वेश्चन इसमें सिमिलर टाइप, सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर आया हुआ बच्चा, ये देखो। तो ये और ये एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर है, ठीक है। वहां पर भी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दिया हुआ, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दे दिया हुआ था, उसके ऊपर बेस करके तुमको आंसर करना था। और यहाँ पर थ्रेशोल्ड वेवलेंथ दे दिया हुआ, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ के ऊपर बेस करके आंसर करना है। वहां पर तुम्हारा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जितना ज्यादा होगा, इनसे उतना ज्यादा वर्क फंक्शन हो रहा है, उतना ज्यादा एनर्जी तुम्हारा वर्क फंक्शन के लिए चला जा रहा है। और यहाँ वेवलेंथ के रिस्पेक्ट से देखेंगे कि इंसिडेंट फोटोन का वेवलेंथ थ्रेशोल्ड से जितना कम होगा, उतना ज्यादा एनर्जी के साथ, काइनेटिक एनर्जी के साथ फोटो इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, उसके स्टॉपिंग पोटेंशियल भी उतना ज्यादा होगा, और कॉन्सेप्ट इज सेम। ओके, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन तुम्हारा सीरीज में हम लोग किए हुए थे, वेरी सिंपल क्वेश्चन था बच्चा। एज पर द गिवन फिगर, a small ball P slides down the quadrant of a circle hit the other ball Q of equal mass with which is initially at rest, neglecting the effect of the friction and assume the collision to be elastic. The velocity of the Q after the collision will be ये पार्टिकल आकर के जैसे यहाँ पर हिट करेगा, ये यहाँ पर आया करके हिट किया, तो दोनों में इलास्टिक कोलिजन होगा। इलास्टिक कोलिजन बिटवीन आइडेंटिकल मासेस होने से हम लोग क्या पढ़े थे बताओ? कोलिजन का कंडीशन बताए थे, आइडेंटिकल मासेस के अंदर इलास्टिक कोलिजन होता है, तो आफ्टर कोलिजन दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटी, वेलोसिटी को एक्सचेंज कर लेगा। तो जस्ट कोलिजन से पहले इसका जो वेलोसिटी यहाँ पर होगा, वही वेलोसिटी इसको ट्रांसफर कर देगा। क्यू पहले रेस्ट में था, तो पी यहाँ पर रेस्ट हो जाएगा, और क्यू मूव करने लगेगा विद वेलोसिटी वी, एंड दैट वी विल बी इक्वल टू, कितना हाइट नीचे उतरा बताओ? ये h मतलब 20 सेंटीमीटर इसका जो रेडियस है, उतना ही हाइट नीचे उतरा, तो उतना हाइट नीचे उतरने की वजह से उसके अंदर जो वेलोसिटी मिलेगा, दैट वेलोसिटी विल बी इक्वल टू, क्या पढ़े थे हम लोग? √/2gh, है ना। g का वैल्यू, h का वैल्यू यहाँ पर पुट करो, पुट करके सिंप्लीफाई करो, यू विल गेट द आंसर। g का वैल्यू यहाँ पर कितना था तुम्हारा? 10 था। h का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पर कितना था बताओ? 20 डिवाइडेड बाई 100, तो 1/5 हो जाएगा, ठीक है। तो 5 से 1 कट करो, 2, 2 के लिए 2 बाहर आ गया, आंसर इज 2 मीटर पर सेकेंड। तो ये हो गया P का वेलोसिटी एट द लोएस्ट पोजीशन। वही वेलोसिटी अब Q के पास चला आएगा, बिकॉज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन होने के बाद आप इन बिटवीन द टू आइडेंटिकल मासेस, P विल कम टू रेस्ट एंड Q विल बिगिन टू मूव विद द वेलोसिटी ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। अब अगर क्वेश्चन में ये देता कि अब Q यहाँ से कितना हाइट ऊपर उठेगा, तब Q के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आया बच्चा, वो फिर पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो उसका हाइट अगर हम लोग h मान लेंगे, तो फिर से हम लोग v इक्वल टू √/2gh लिख सकते हैं ना, ठीक है। तो h का वैल्यू कितना होगा? v²/2g, मतलब यही आएगा 20 सेंटीमीटर। जितना हाइट से बॉल आया, तो इसको मारेगा उतना हाइट ये ऊपर उठ जाएगा, फिर वो वापस आएगा, इसको मारेगा, फिर ये ऊपर उठ जाएगा। इस तरह से ये ऑसिलेट करता रहेगा, ठीक है। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके बच्चा देखो तुम्हारा ये क्वेश्चन आया हुआ है, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर। क्या क्वेश्चन दिया हुआ है? ये ए बॉल है, ए बॉल आकर के बी बॉल को हिट कर रहा है, बी बॉल यहाँ से बांध करके सस्पेंडेड रखे, दोनों का मास सेम है। अब इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इलास्टिक कोलिजन हो रहा है। इलास्टिक कोलिजन होगा तो क्या होगा? आफ्टर कोलिजन दे विल एक्सचेंज देयर वेलोसिटीज। तो फिर क्या होगा? ए जैसे ही हिट करेगा, बी को हिट करेगा, ए विल कम टू रेस्ट, और बी को वेलोसिटी कितना दे देगा? 10 मीटर पर सेकेंड। एज अ रिजल्ट बी कितना हाइट ऊपर उठेगा, ठीक है। यहां से कितना हाइट से आया था, और यहां बोला कि हिट करने के बाद कितना हाइट ऊपर उठेगा। तो वेलोसिटी जैसे ही इसको दिया 10 मीटर पर सेकेंड, कितना हाइट ऊपर उठेगा? वी कैन राइट अगेन v इक्वल टू √/2gh। तो h इक्वल टू कितना होगा? v²/2g। तो h हम लोग डायरेक्ट यहां से मान लो इतना ऊपर उठ गया, दिस इज h इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग? v²/2g। तो v² का मतलब हो गया 100 और 2g मतलब 20, तो आंसर हो गया 5 मीटर, है ना। ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर, 5 मीटर। सो बच्चा ये समझो कि जो क्वेश्चन तुम लोगों को हम बता रहे थे कि ये इस टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा हो सकता है कि एग्जाम में आ जाए, मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर चांसेस ये है, क्योंकि जेईई मेन से ही मिलता जुलता
एक ही बॉडी है जो दोनों का क्वेश्चन पेपर बनाता है बच्चा, तो वहां से बहुत सारा क्वेश्चन मिलता जुलता, वो इस साल बोलो या उससे पहले साल बोलो, इवन तुम लोगों का जो नेक्स्ट ईयर जो तुम लोग एग्जाम देने वाले हो 2027 में, उन लोगों के लिए भी ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि लास्ट 10 ईयर्स का क्वेश्चन तुम लोगों का जेईई मेन का जितना है, जितना पीवाईक्यू हो, वहां से सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके रखो, वहां से बहुत सारा क्वेश्चन तुम्हारा कॉमन आने वाला है। ठीक है, अभी इस साल का ही क्वेश्चन तुम लोग को हम दिखला रहे हैं किस तरह से क्वेश्चन आया हुआ था। ये क्वेश्चन देखो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का क्वेश्चन दिया हुआ था, जो हम लोग ऑलरेडी सीरीज में, रीनेट सीरीज में किए हुए थे, उसको बनाने का तरीका भी बता दिए थे कि ये कंजर्वेटिव फील्ड है। कंजर्वेटिव फील्ड में अगर किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ रहता है, कोई भी कंजर्वेटिव फील्ड होगा, किसी एक पॉइंट का वेलोसिटी दिया हुआ दूसरे पॉइंट का वेलोसिटी निकालने के लिए बोलेगा, इस तरह का क्वेश्चन हमेशा हम लोग एनर्जी कंजर्वेशन यूज करके बनाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हम लोग क्या किए थे, देखो, consider two identical metallic spheres of radius capital R, each having a charge capital Q and mass small m. Their centers have initial separation of 4r. Both the spheres are given an initial speed of u towards each other, the minimum value of u, so that they can just touch each other. एक ही चार्ज देंगे बच्चा दोनों में, तो रिपल्सन होगा, तो रिपल्सन अगर होगा तो वो करीब आना नहीं चाहेगा, खुद से नहीं आएगा, हम एक वेलोसिटी के साथ उसको प्रोजेक्ट किए तो वो करीब आएगा, बट रिपल्सन जितना करीब आएगा रिपल्सन बढ़ता चला जाएगा, उसका वेलोसिटी ऐसा ऐसा डिक्रीज करते 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 जस्ट टच करेगा, उस वक्त इट विल कम टू रेस्ट। जस्ट टच करने का मतलब यहाँ पहुंचा, यहाँ पर पहुंचने के बाद रुक जाएगा, तो काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या बताए थे, बताओ। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी प्लस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल पोटेंशियल एनर्जी, है ना। तो फाइनल पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारे यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर मास भी दिया हुआ है और चार्ज भी दिया हुआ है, तो यहाँ पर याद रखोगे पोटेंशियल एनर्जी तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा K Q1 Q2 बाई R, और उसके साथ साथ क्योंकि मासेस भी दिया हुआ है इसीलिए मास की वजह से वहां पर ग्रेविटेशन पोटेंशियल एनर्जी भी होगा -G m1 m2 बाई R। तो इनिशियल यहाँ लिखो, फाइनल यहाँ लिखो, डिस्टेंस चेंज हो रहा है इनिशियल और फाइनल के लिए। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी यहाँ लिखो, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, बिकॉज दे विल जस्ट टच ईच अदर, है ना। अब यहां देखो, जो तुम्हारा क्वेश्चन इस साल दे दिया हुआ था, कंसीडर अ फिक्स्ड यूनिफॉर्मली चार्ज इंसुलेटिंग स्फीयर with radius capital R and total charge plus Q. A point charge minus Q with mass M is released from rest at a distance of 3r from the center of the charge sphere. When the point charge reaches the surface of the sphere, its speed is परमिटिविटी दिया हुआ इन वैक्यूम, नेग्लेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स को यहाँ नेग्लेक्ट करने के लिए बोला है। तो क्योंकि एक पॉइंट का वेलोसिटी जब हम लोग छोड़े उस वक्त का वेलोसिटी जीरो था, जब वो टच करेगा उस वक्त का वेलोसिटी कितना है ये कैलकुलेट करने के लिए बोला। तो अगेन हम लोग जिस एक किसी भी कंजर्वेटिव फील्ड के अंदर एक पॉइंट का एनर्जी वेलोसिटी दिया हुआ है और दूसरे पॉइंट का निकालने के लिए बोला, या काइनेटिक एनर्जी दिया हुआ दूसरे पॉइंट का निकालने के लिए बोला, ऑलवेज यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। दोनों पॉइंट पर टोटल एनर्जी इक्वेट कर दो। टोटल एनर्जी का मतलब क्या हो गया, सम ऑफ काइनेटिक एंड पोटेंशियल। क्योंकि एक जगह से हम लोग छोड़ रहे हैं तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा, जब हीट कर रहा है उस वक्त वेलोसिटी कितना ये निकाल। एक चार्ज पार्टिकल फिक्स है, दूसरा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, है ना, ये फिक्स था, ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा था, आकर के हिट किया, इसको किस वेलोसिटी के साथ हिट किया, v, ये निकालना हम लोगों को। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हम लोग लिखेंगे इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल, है ना, फाइनल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल, फाइनल पोटेंशियल। तो इनिशियल काइनेटिक जीरो हो जाएगा और पोटेंशियल हो गया दोनों, एक नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू है, इसका पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू है। डिस्टेंस दोनों के बीच में पहले कितना था बताओ, इनिशियल डिस्टेंस कितना था उन लोगों के बीच में 3r। ये डिस्टेंस पहले सॉरी फ्रॉम द सेंटर, हाँ सेंटर से 3r था। जब यहाँ पर आकर के हीट करेगा तो उसका डिस्टेंस कितना होगा, ओनली r हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एनर्जी माइनस चार्ज, एक तो नेगेटिव है तो चार्ज के वैल्यू भी पुट करना पड़ेगा, माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q डिवाइडेड बाई 3r, और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी हो गया हाफ mv स्क्वायर माइनस k कैपिटल Q स्मॉल q बाई r होगा। अब एक साइड कर लो, एक साइड करके सिंप्लीफाई करो, v का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चा, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो, ये तुम्हारा जेईई मेन का क्वेश्चन है और सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके ये क्वेश्चन दिया हुआ है, सिमिलर एग्जैक्टली सिमिलर टाइप क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये मान करके चलो बच्चा, जो बार बार तुम लोगों को हम बोलते हैं कि जितना चीज तुम लोगों को पढ़ा देते हैं क्लासेस में, जो चीज बता देते हैं एग्जैक्टली वही क्वेश्चन वही चीज तुम्हारा एग्जाम में आ जाए, कोई सियोरिटी नहीं है, लेकिन 99% चांस तुम्हारा यही रहता है कि जो पढ़ाया हुआ रहेगा तुम्हारा क्वेश्चन उसके अंदर से आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके क्वेश्चन आएगा। ठीक है, और अभी तो जितना सारा क्वेश्चन हम लोग रिसेंटली प्रैक्टिस किए थे उसमें से ही देखो कितना सारा क्वेश्चन तुम्हारा कॉमन पड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखो इसके वेलोसिटी का,
तो escape velocity का भी बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे, उसके एक जस्ट एग्जांपल दिखला रहे तुम लोगों को कि escape velocity from the spherical planet A दिया हुआ है इतना, and another planet B whose density and radius, डेंसिटी और रेडियस दोनों अगर चेंज होता है तो उसका escape velocity कितना होगा। तो हम लोग क्या पढ़े थे बताओ, escape velocity का फॉर्मूला होता है √2gm/r, ठीक है। बहुत सारा escape velocity को कंपेयर करने के लिए दे देता है इन टर्म्स ऑफ मास एंड रेडियस, दो अलग अलग प्लैनेट का मास और रेडियस अगर दे देगा तो यहीं से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। लेकिन बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहता है जहां पर मास नहीं देता, मास की जगह में डेंसिटी दिया हुआ रहता, तो मास को हम लोग ब्रेक किए थे, मास को ब्रेक किए थे हम लोग 4/3 πr³ वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, तो तुम्हारा रिलेशन आया था V प्रोपोर्शनल टू R इंटू √p, है ना। तो दो अलग अलग प्लैनेट के लिए अगर हम लोग वेलोसिटी बोलेंगे तो यहाँ से V1/V2 इक्वल टू क्या लिख सकते थे, R1/R2 इंटू ρ1/ρ2। अब बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहता है जहां पर बोल जाएगा कि रेडियस सेम है, बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा रहता है जहां पर बोल जाएगा डेंसिटी सेम है, तो वो भी कैंसिल हो जाएगा, उसको भी हटा देंगे यहाँ पर। लेकिन ये रेडियस और डेंसिटी के लिए, लेकिन मास और रेडियस के टर्म्स में बोलेगा तो हमारा रिलेशन ये रहता था, ये बताए थे हम लोग, ठीक है। ये ऑलरेडी ये क्वेश्चन कराते वक्त भी तुम लोग को बोले थे। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया हुआ था, दो प्लैनेट है P1 एंड P2 विद इक्वल मास है, अच्छा दोनों का मास सेम बोल दिया है, रेडियस R1 R2 अलग अलग है, एस्केप स्पीड ऑफ P1 एंड P2 V1 एंड V2 है, तो V2/V1 का वैल्यू निकालो। तो ये V2/V1 अगर हम लोग यहाँ से करेंगे V2/V1, मास सेम, जी सबके लिए यूनिवर्सल कांस्टेंट है, तो R के साथ रिलेशन होगा ना, तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते थे क्या चीज बताओ, V2/V1, तो V2 के लिए R2 नीचे, ये R1 ऊपर, इसके ऊपर रूट हो जाएगा, है ना। तो यहाँ से R2 का वैल्यू पुट कर दो, R1/2 2 पर चला जाएगा, आंसर हो गया √2, करेक्ट आंसर इज दिस वन, ठीक है। समझ में आ रहा है बच्चा? क्वेश्चन देखो, समझो कि जो जो क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हैं एग्जाम से कुछ दिन पहले, उस कॉन्सेप्ट के ऊपर, उस आइडिया के ऊपर बेस करके तुम्हारा कितना सारा क्वेश्चन इस साल रीनेट के एग्जाम में दे दिया है। नीट में भी था वैसा बहुत सारा क्वेश्चन, अभी रीनेट जो बोले उसके लिए हम लोग ऑलरेडी ये सीरीज तुम लोग के लिए बताए थे, बोले भी थे इसमें बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग कॉमन आने वाला है। देखो कौन कौन सा क्वेश्चन किस तरह का सिमिलर टाइप क्वेश्चन आया, ये तुम लोगों को हम यहाँ पर दिखला रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, LCR सर्किट का क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन हम लोग क्लास में किए हुए थे। क्या क्वेश्चन था, using a variable frequency AC voltage source, the maximum current measured बोल दिया in the given LCR circuit is 50 milliampere for V equal to this, voltage दे दिया, करंट दे दिया और maximum करंट बोल दिया। the values of L and R as shown in the figure, L और R दिया हुआ है, L का वैल्यू R का वैल्यू दिया हुआ है, तुमको बोला C का वैल्यू कितना होगा। तो मैक्सिमम करंट के लिए बच्चा हम लोग क्या पढ़े थे बताओ, मैक्सिमम करंट इन LCR सर्किट जब होता है उसको रेजोनेंस कंडीशन बोला जाता है, जब रेजोनेंस कंडीशन होता है उस वक्त XL का वैल्यू XC के बराबर होता है ना। तो यहाँ पर हम लोग कंडीशन पढ़े थे XC इक्वल टू XL, XC का मतलब हो गया 1/ωc और ये हो गया ओमेगा इंटू दिस बिकम ओमेगा इंटू L, ओके। तो हमको C का वैल्यू निकालना है, तो C इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा 1/ω² इंटू L, ओमेगा का वैल्यू निकाल करके यहाँ पर पुट कर दो, L इज गिवन, यहाँ पर पुट करने से हमारा वैल्यू निकल जाएगा, है ना। अब सोचो कि यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हारा रीनेट में जो दिया हुआ था क्वेश्चन, वो क्वेश्चन क्या दिया हुआ था, यहाँ पर इन वोल्टेज दे दिया हुआ, AC वोल्टेज का वैल्यू ये दे दिया हुआ है, इज अप्लाइड टू अ सीरीज LCR सर्किट, देन द करंट एम्पलीट्यूड इन दिस सर्किट इज, करंट का एम्पलीट्यूड वैल्यू निकालने के लिए बोला, एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ करंट निकालने के लिए तुम्हारा वोल्टेज भी चाहिए, एम्पलीट्यूड वैल्यू, तो एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पर 220 है, ठीक है। तो हम लोग एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ करंट अगर निकालेंगे तो एम्पलीट्यूड वैल्यू ऑफ वोल्टेज डिवाइड बाई Z कर देंगे। अब Z का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है √R² प्लस XL माइनस XC, उसका होल स्क्वायर करो, या XC माइनस XL इसका होल स्क्वायर करो, है ना। तो उसके लिए हमको XL और XC का वैल्यू का जरूरत पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग XL का वैल्यू निकालें, XL का वैल्यू होगा ओमेगा L, ओमेगा हो गया तुम्हारे यहाँ से 2 × 10⁻³ और L का वैल्यू हो गया 10 × 10⁻³ इसका वैल्यू हो गया बच्चा 20 ओम, है ना। XC का वैल्यू निकालेंगे हम लोग 1/ωc, ओमेगा का वैल्यू फिर से लिखो 2 × 10⁻³ और C का वैल्यू हो गया 25 10⁻6 ऊपर चला गया, 10⁻6 था, 10⁻6 ऊपर चला गया, तो ये बना कितना बताओ, 10⁻3, 10⁻3 कैंसिल हो जाएगा, 10⁻3 ऊपर रहेगा 1000 डिवाइडेड बाई 50, 1000 को 50 से अगर हम लोग डिवाइड करेंगे तो फिर से वैल्यू कितना आएगा 20, है ना। तो यहाँ पर XL और XC का वैल्यू इक्वल आया। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोग यहाँ पर जो क्वेश्चन बनाए तो वहां पर तुमको ऑलरेडी बोल दिया था कि XL और XC का वैल्यू सेम होगा, XL और XC का वैल्यू सेम होगा, क्यों, क्योंकि करंट इज मैक्सिमम, ठीक है। LCR सीरीज सर्किट में करंट जब मैक्सिमम होता है तो रेजोनेंस कंडीशन होता है, तो यहाँ तुम्हारा रेजोनेंस कंडीशन बोल दिया था। अब वहां से ये XL और XC अगर सेम होगा तो C का वैल्यू निकालो,
ये क्वेश्चन बोल दिया था, ठीक है। और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक सर्किट दे दिया हुआ है, एक्सएल और एक्सी का वैल्यू दिया हुआ है, तो फिर बोला मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट निकालो। तो यहाँ चूंकि एक्सएल और एक्सी का वैल्यू इक्वल आ रहा है, इसका मतलब रेजोनेंस हो रहा है। अगर रेजोनेंस होगा तो Z इक्वल टू आर होगा। अगर Z का वैल्यू R है तो V नॉट का वैल्यू दिया हुआ था 220, Z का वैल्यू दिया R का वैल्यू 100 दिया हुआ था, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा तुम्हारा 2.2। योर करेक्ट आंसर बिकम्स 2.2 एम्पियर। क्लियर बच्चा? देखो सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन दिया, एक में तुमको बोल दिया कि रेजोनेंस हो रहा है, एक्सएल और एक्सी का रिलेशन इक्वल यूज करो एंड देन सी का वैल्यू निकालो, एल का वैल्यू दिया हुआ है। और दूसरे वाले में क्या बोल रहा है कि मैक्सिमम करंट निकालो, और उसके लिए तुमको एक्सएल और एक्सी का वैल्यू निकाल करके चेक करना पड़ रहा है कि वो रेजोनेंस हो रहा है। रेजोनेंस अगर हो रहा है तो फिर मैक्सिमम करंट होगा वी नॉट बाई आर। आर का वैल्यू पुट कर दो, वी नॉट दिया हुआ देखो 220 डिवाइडेड बाई 100, वहां से डायरेक्ट वैल्यू निकल आएगा, ठीक है। अब ये रेजोनेंस हो रहा है नहीं हो रहा है, इसका निकालने का एक और तरीका है, क्योंकि यहाँ पर तुम्हारा फ्रीक्वेंसी देखो यहाँ दे दिया हुआ है, ये ओमेगा का वैल्यू दिया हुआ है ना, दिस इज ओमेगा। और अगर रेजोनेंस होगा तो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी हम लोग कितना निकालते हैं बताओ, ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट का वैल्यू होता है 1/√L इंटू सी, यही होता है ना। तो एल का वैल्यू तुम्हारा दिया हुआ है 10 मिली हेनरी, तो 10 को हम लोग 10⁻⁻2 हेनरी लिख सकते हैं, मिली हेनरी को हेनरी में चेंज कर लो। और सी का वैल्यू दिया हुआ तुम्हारा 25 माइक्रोफेरेड, तो ये हो गया 25 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोफेरेड, फेरेड में कन्वर्ट कर लिए। तो ये बन गया तुम्हारा कितना बताओ, 10⁻⁻8। 10⁻8 अगर बाहर निकलेगा, रूट से बाहर निकलेगा तो 10⁻⁴ होगा, है ना। तो 10⁻⁴ को हम लोग ऊपर ले जाते हैं, 10⁻+4 होगा, उसको हम लोग लिख रहे हैं 10 इंटू 10⁻3। 25 के लिए बाहर निकलेगा कितना होगा बताओ, 5। तो 5 से ये कट करो, 2 हो गया, 2 इंटू 10⁻3। दिस इज व्हाट, रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी। तो रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी तुम्हारा आ रहा है 2 इंटू 10⁻3, और फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स दिया हुआ कितना, 2 इंटू 10⁻3। दोनों का वैल्यू सेम हो गया, मतलब रेजोनेंस होगा। अगर रेजोनेंस होगा तो आई नॉट का वैल्यू होता है वी नॉट डिवाइडेड बाई आर। रेजोनेंस का वैल्यू, रेजोनेंस कंडीशन में आई नॉट का वैल्यू होगा वी नॉट 220 डिवाइडेड बाई आर 100। तो 220 बाई 100 मींस 2.2 एम्पियर, दिस इज योर मैक्सिमम करंट। क्लियर बच्चा? तो ये छोटा सा ओमेगा नॉट कैलकुलेट करके भी हम लोग आंसर दे सकते थे। सेम कॉन्सेप्ट का बच्चा क्वेश्चन ये तुम्हारा रीनेट से पहले हम लोग जो सीरीज बनाए थे, उस सीरीज में जो वीडियो बनाए थे उसमें ये क्वेश्चन तुम लोग को ऑलरेडी बताए थे कि कैसे करना होगा। एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा रीनेट का एग्जाम में दे चुका है, ठीक है। क्लियर हो रहा बच्चा? तो समझना क्या है यहाँ पर, ये समझो कि क्वेश्चन किस तरह का सिमिलर क्वेश्चन आ रहा है और कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है, सोर्स क्या है क्वेश्चन आने का, कौन सा बुक फॉलो करना है, कौन सा क्लासेस करना है हम लोगों को, कौन सा PYQ करना है, किस चीज़ को हम लोग प्रैक्टिस ज़्यादा करें ताकि हमारा जेईई मेन का भी क्वेश्चन, बहुत सारा क्वेश्चन जो आगे आने वाला एग्जाम होगा उन लोगों के लिए उसमें तुम्हारा कॉमन आ जाए, या फिर तुम्हारा नीट के लिए जो एग्जाम देने वाले हो वो लोगों के लिए। मतलब एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो बच्चा यही है ना कि सोर्स ऑफ क्वेश्चंस जो है वो तुम्हारा पता चल जाएगी, कहाँ से क्वेश्चन आने का चांसेस है, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो वहाँ से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करके रखेंगे। नीट वालों के लिए बच्चा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होता है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में फिजिक्स होता है। अगर फिजिक्स किसी का एक बार ठीक हो गया बच्चा, तो उसका नीट के लिए तुम्हारा नीट में सक्सेस होने का चांसेस मान लो तुम्हारा 90-95% चांसेस बन जाता है कि उसमें तुम्हारा सक्सेस होना ही होना है। कि ये इसके लिए फिजिक्स को अगर एक बार तुम लोग अच्छा कर लो, और फिजिक्स का तुम्हारा अगर सपोर्ट बोलो, या फिर तुम्हारा फिजिक्स का कॉन्सेप्ट बोलो, या फिजिक्स का क्वेश्चन बनाने का तरीका बोलो, या फिजिक्स को समझने का तरीका बोलो, अगर वो एक बार अच्छे से तुम लोग समझ जाओगे, तो फिजिक्स के ऊपर अगर तुम्हारा कमांड आ गया बच्चा, तो समझ लो कि तुम्हारा नीट के ऊपर कमांड आ गया। नीट का पेपर तुम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। ये एक सारा क्वेश्चन तुम लोग को प्रैक्टिस करवाए थे हम, अगर ये एक बार तुम लोग पहले से जो प्रैक्टिस करके रखे होगे, देखोगे उन लोगों का ये बहुत सारा क्वेश्चन, सिमिलर टाइप क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाए होगे एग्जाम में, ठीक है। ये सारा चीज ये याद रखो कि सिर्फ इस साल की नहीं है, ये हमेशा के लिए, हमेशा के लिए देखो कि इसी पैटर्न से ही हम लोग को प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तैयारी करना पड़ेगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, 1 मोल ऑफ एन आइडियल डायटोमिक गैस। ये क्वेश्चन देखो हम लोग एग्जाम में अपना सीरीज में किए हुए थे, और ये क्वेश्चन तुम्हारा रीनेट के एग्जाम में आया। यहाँ पर क्या बोल दिया है, एडियाबेटिक एक्सपांशन बोल दिया है, टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ आइडियल मोनोटोमिक गैस दे दिया हुआ, डिक्रीज फ्रॉम दिस टू दिस, द वर्क डन बाय द गैस इन द प्रोसेस कितना होगा। तो एडियाबेटिक प्रोसेस में अगर टेम्परेचर चेंज होता है तो वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला होता है उसके ऊपर बेस करके बच्चा हम लोग जो थर्मोडायनेमिक्स का वीडियो अपलोड किए हुए हैं वहां पर जाकर के देखना। ये तो जस्ट एक एग्जांपल के तौर पर एक क्वेश्चन दिया यहाँ पर, लेकिन उस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके, उस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोग को वहां पर सिखाए थे कि कैसे कैसे बहुत अच्छा IIT लेवल का भी क्वेश्चन तुम लोग को वहां पर बताए थे कि बहुत
क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ हम लोग वो सारा क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, किस तरह से बहुत क्विकली हम लोग अप्रोच करके उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, उसका एक एग्जांपल जो देखो यहाँ पर तुमको बोल दिया था कि एक आइसोथर्मल प्रोसेस है जहां पर वॉल्यूम V से 2V चेंज हो रहा है, टेम्परेचर रह रहा है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और एक हो गया तुम्हारा एडियाबेटिक प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में उसका टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड से चेंज होकर के किसी टेम्परेचर फाइनल टेम्परेचर पर चला गया, और दोनों केस में वर्क डन सेम हो रहा था, दोनों केस में वर्क डन सेम हो रहा था, फाइनल टेम्परेचर निकालना था। तो हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला लिखेंगे, कितना बताओ, nRT ln V2 by V1। सारा वैल्यू दिया हुआ था, देखो नंबर ऑफ मोल्स 1 मोल दे दिया है, डायटोमिक गैस R का वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा, R हम लोग जानते हैं, R दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, NR कट जाएगा। इनिशियल टेम्परेचर था 27 डिग्री सेंटीग्रेड, ln वॉल्यूम देखो V से 2V हो गया, तो 2V by V ln2 का वैल्यू हम लोग बताए थे कितना होगा 0.693, उससे फायदा नहीं होता है, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू क्या कंसीडर कर लेंगे 0.7, उसको लेकर के यहाँ पर सॉल्व करेंगे, है ना। तो ये वर्क डन आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए हो गया। अब ये वर्क डन और एडियाबेटिक प्रोसेस का वर्क डन दोनों का वैल्यू सेम था। एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या लिखे थे बताओ, nR del T डिवाइडेड बाय 1 माइनस गामा। ठीक है, और डेल टी का मतलब होता है चेंज इन टेम्परेचर, चेंज हमेशा निकालते हैं हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, तो फाइनल माइनस इनिशियल टेम्परेचर यहाँ पर लिखो, फाइनल टेम्परेचर को टी पकड़ लो, इनिशियल टेम्परेचर तुम्हारा 27 डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ था, उसको केल्विन में कन्वर्ट कर लो, और गामा का वैल्यू तुम्हारा यहाँ पर बोल दिया है, मोनोटोमिक गैस है ना, सॉरी डायटोमिक गैस है, डायटोमिक गैस के लिए गामा के वैल्यू दे दिया कि दोनों को इक्वेट करेंगे तो फाइनल टेम्परेचर निकल आएगा। यहाँ तो दोनों को फॉर्मूला लिख करके इक्वेट करना था, और यहाँ क्वेश्चन में सिर्फ तुमको ये फॉर्मूला के ऊपर बेस करके कैलकुलेशन करना था। वर्क डन इन एडियाबेटिक प्रोसेस बोल दिया, तो डायरेक्ट यहाँ पर हम लोग पुट कर सकते हैं। यहाँ पर भी देखो 1 मोल ऑफ एन आइडियल मोनोटोमिक गैस से दिया है, मोनोटोमिक गैस के लिए हमारा वर्क डन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, nR del T, n तुम्हारा बोल दिया था 1 मोल, R का वैल्यू 8.3 दिया हुआ था, del T टेम्परेचर चेंज हो गया 60 to 50, तो चेंज होगा फाइनल माइनस इनिशियल 50 माइनस 60 विच इज इक्वल टू -10, तो यहाँ पर लिख दोगे -10 डिवाइडेड बाई 1 माइनस गामा, तो 1 माइनस 5/3 का मतलब हो गया -2/3, तो ये माइनस यहाँ से कैंसिल हो गया, इसको एक साथ कर लो, कट करो, सिंप्लीफाई करो, तुम्हारा आंसर यहाँ से आ जाएगा 124.5 जूल। ठीक है, क्लियर बच्चा। देखो सेम फॉर्मूला के ऊपर बेस करके, इस फॉर्मूला के ऊपर बेस करके यहाँ पर हम लोग का रीनेट सीरीज के अंदर बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोगों को दिखलाए थे कि किस तरह से हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए वर्क डन निकाल सकते हैं। इवन अगर टेम्परेचर नहीं दिया हुआ रहेगा तो फिर वर्क डन का क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, टेम्परेचर की जगह हम लोग nR del T अगर रहेगा तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बताओ, P2 V2 माइनस P1 V1, है ना, nR T2 माइनस nR T1 होगा, क्या लिख सकते हैं, आइडियल गैस इक्वेशन यूज करो, P2 V2 माइनस P1 V1, वहां से सिंपलीफाई करके निकालेंगे। तो वहां पर बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे, बोले भी थे, ओवरऑल बहुत अच्छा क्वेश्चन का हम लोग कॉन्सेप्ट देख करके रखे हैं, इसको प्रैक्टिस करके रखो, मोस्ट प्रॉब्लली तुम्हारा इस तरह से कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके सिमिलर टाइप क्वेश्चन दे देगा बच्चा, और ऑलरेडी दे चुका है। ठीक है, अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ था ये तुम्हारा रे ऑप्टिक्स का क्वेश्चन था, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस, कन्वर्जिंग लेंस, डाइवर्जिंग लेंस, जो क्वेश्चन हम लोग रीनेट में किए हुए थे, और ये क्वेश्चन तुम्हारा जो रीनेट के एग्जाम में आया हुआ था, रीनेट सीरीज का क्वेश्चन बच्चा, ये क्वेश्चन है, और ये तुम्हारा रीनेट में एग्जाम में आया हुआ था। एग्जैक्टली सिमिलर टाइप क्वेश्चन विद अ स्लाइट डिफरेंस, थोड़ा सा डिफरेंस के साथ। यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल दिया था, देखो एक ऑब्जेक्ट रखें ए बी, प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर ऑन द लेफ्ट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस पी, पी के लेफ्ट में हम लोग 15 सेंटीमीटर एक ए बी ऑब्जेक्ट रखे थे, जिसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, इसका फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर था। अनदर कॉन्वेक्स लेंस Q इज नाउ प्लेस्ड 15 सेंटीमीटर राइट ऑफ द लेंस P, P के राइट साइड में अनदर लेंस रखें जो कितना डिस्टेंस में था, 15 सेंटीमीटर पर था। ठीक है ना, इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस Q इज 15 सेंटीमीटर, इसका भी फोकल लेंथ 15 सेंटीमीटर है, तो फाइनल इमेज कहां पर बनेगा। तो याद है बच्चा, इसमें एक चीज तुम लोग को सिखाए थे हम, एक तो n के टर्म्स में तुम लोगों को बताए थे कि शॉर्टकट फॉर्मूला कहां पर ऑब्जेक्ट रखेंगे तो कहां पर इमेज बनेगा, u इक्वल टू nf अगर होगा तो v का वैल्यू कितना होगा, मैग्निफिकेशन कितना होगा। उसी में से एक पर्टिकुलर कंडीशन बोले थे जो याद रखोगे, जिसके ऊपर बेस करके ज्यादातर क्वेश्चन देता है कि अगर ऑब्जेक्ट हम लोग 3f पर रखेंगे तो इमेज तुम्हारा 3f/2 पर बनेगा, और अगर ऑब्जेक्ट हम लोग 3f/2 पर रखते हैं तो इमेज हमारा 3f पर बनेगा, जस्ट पोजीशन उल्टा हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर देखो फोकल लेंथ दिया हुआ था 10, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ 15, तो ये 3f/2 हुआ ना, 3f/2 हुआ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना दिया हुआ देखो, सॉरी फोकल लेंथ 10 दिया हुआ है तो 3f 30 हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 15 है तो 30/2 हो गया, मतलब 3f/2, तो इमेज कहां पर बनेगा, 3f पर बनेगा, तो 3f का मतलब हो गया 30 सेंटीमीटर, तो यहां से 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस में इमेज बनता, लेकिन उससे पहले हम लोग यहाँ पर क्या रख दिए, दूसरा लेंस रख दिए जो कि कितना डिस्टेंस पर है 15, तो ये जो
और डिस्टेंस बचा, ये भी 15 सेंटीमीटर बचा ना। तो यहाँ पर लाइट आकर के मिलना चाह रहा था, लेकिन अब वो क्या होगा, वहां से डाइवर्ज हो जाएगा, बिकॉज वहां पर एक डाइवर्जिंग लेंस रखे थे। तो एक्चुअली मिलेगा कहां पर, तो एक्चुअली जो मिलेगा वो फाइनल इमेज बनेगा। तो फाइनल इमेज बनेगा कहां पर, उसके लिए फॉर्मूला क्या था बताओ, v बाई यू इक्वल टू एफ बाई या यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ, ये फॉर्मूला था हमारा लेंस के लिए, है ना। v निकालने का फॉर्मूला ये था। अब जो जो वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे उसको विद प्रॉपर साइन पुट कर दो, जो पीछे रहेगा वो पॉजिटिव होता है, जो सामने रहेगा वो नेगेटिव होगा। और लेंस के लिए बोलो तो कन्वर्जिंग का फोकल लेंथ होता है पॉजिटिव, डाइवर्जिंग का नेगेटिव होता है। तो यहाँ पर साइन पुट किए, तो पुट करने के बाद जो वैल्यू आया तो उसका आंसर हम लोग लिखे थे। ये क्वेश्चन बच्चा हम लोग ऑलरेडी रीनेट सीरीज का 2026 के लिए जो रीनेट सीरीज है वहां क्वेश्चन में, अगर जो नहीं देखे हो जाकर के वहां पर देख लेना। इस क्वेश्चन का पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन वहां पर दिया हुआ है कि किस तरह से इस तरह का क्वेश्चन हम लोग करते हैं। अब यहाँ जो क्वेश्चन आया था सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके देखो, सेम कॉन्सेप्ट सेम डायग्राम बेस करके क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या क्वेश्चन दिया हुआ था कि दो लेंस है L1 L2, दोनों का फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर -10, इसका 10 इसका -10 है रेस्पेक्टिवली। द पोजीशन ऑफ द इमेज फॉर्म इज, ऑब्जेक्ट यहां रखें, दोनों के बीच का डिस्टेंस 3 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, इमेज कहां पर बनेगा, ठीक है। तो ये सारा क्वेश्चन बच्चा हम लोग तो ऐसे ही कैलकुलेशन कर सकते हैं, खेलते खेलते आंसर बता सकते हैं। देखो इसका फोकल लेंथ 10 दिया है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 30 है, मतलब ऑब्जेक्ट 3f पर रखें, ठीक है ना। तो इमेज कहां पर बनेगा, 3f/2 पर। 3f/2 का मतलब हो गया 15 सेंटीमीटर। तो यहां से 15 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर इमेज बनेगा, यहां पर बनेगा, यहां से 3 सेंटीमीटर आगे एक लेंस पड़ा, ठीक है। तो ये अगर 3 होगा तो बाकी कितना होगा, 12 सेंटीमीटर। तो ये डिस्टेंस जो है ये 12 सेंटीमीटर हो गया। तो 12 सेंटीमीटर पर जो ये इमेज बनेगा, पहला इमेज, वो ऑब्जेक्ट की तरह बिहेव करने लगेगा, बिकॉज लाइट जैसे यहाँ पर इंटर करेगा तो अब यहाँ तो कन्वर्ज होता, लेकिन अब तो कन्वर्ज नहीं होगा, डाइवर्जिंग लेंस उसको डाइवर्ज कर देगा, दूर कहीं जाकर के कन्वर्ज होगा। तो कहाँ कन्वर्ज होगा वो अगर निकालना है तो फिर से भी निकालने का फॉर्मूला क्या लिखोगे, यू एफ डिवाइडेड बाई यू प्लस एफ। वैल्यूज पुट कर दो, यू का वैल्यू उस तरफ कितना डिस्टेंस में, अब इस लेंस से ये डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 12, पीछे में है तो पॉजिटिव होगा। और ये डाइवर्जिंग लेंस उसका फोकल लेंथ नेगेटिव होता है, जो ऑलरेडी दिया हुआ था -10, तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग -12 इंटू 10 120 होगा, और यहाँ पर हो गया ये वाला +12, ये -10 तो 2 रहेगा, है ना। कट करो 60, तो -60 सेंटीमीटर माइनस का मतलब सामने, लेफ्ट साइड, ये लेफ्ट हो गया, यहाँ राइट मतलब पीछे, उस साइड चला गया। तो फाइनल इमेज जो बनेगा वो 60 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस L2 कॉन्केव लेंस है, उससे 60 सेंटीमीटर लेफ्ट में बनेगा। तो 60 सेंटीमीटर लेफ्ट ऑफ द कॉन्केव लेंस जो हो तुम्हारा, लेफ्ट ऑफ द कॉन्केव लेंस जो होगा तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। एग्जैक्टली बच्चा सेम क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन तुम लोगों को ऑलरेडी क्लास में करवा चुके थे हम, एग्जाम से कुछ दिन पहले का बात है, ये क्लास में करवा चुके थे हम तुम लोगों का, मतलब जो रीनेट सीरीज बनाए थे, और सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर सेम टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा दोबारा एग्जाम में दे दिया, ठीक है। तो पैटर्न समझने की कोशिश करो बच्चा। ये इसलिए दिखला रहे हैं कि हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे जनरली ऐसा ही होता है। अभी भी तुम लोगों का मान लो कि जो ओवरऑल क्लास में हम पढ़ाए हुए थे उसके कॉम्पेरेटिवली अगर देखोगे तो शायद एक आध क्वेश्चन ऐसा था, या एक स्कैटरिंग वाला क्वेश्चन जो करवाए थे हम लोग, नंबर ऑफ एटम्स स्कैटर्ड पर सेकेंड जो होता है इन प्रोपोर्शनल टू 1/sin⁴ θ/2, उसके ऊपर बेस करके हम लोग प्रॉब्लम किए हुए थे यार। लेकिन यहाँ पर उस इक्वेशन के ऊपर बेस करके तुम्हारा ग्राफ दे दिया था। वो एक ग्राफ हो सकता है तुम लोग जो पढ़े होगे बुक में देख लिए होगे कि ग्राफ उसका किस तरह का होगा, क्योंकि उसका इक्वेशन ऑलरेडी हम तुम लोग क्लास में पढ़ा दिए थे। उसके अलावा बाकी जितना 44 क्वेश्चंस आया हुआ था बच्चा एग्जैक्टली सेम टाइप का या फिर उससे मिलता जुलता क्वेश्चन ऑलरेडी हम लोग क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। ये तुम लोग को बता चुके हैं कि कैसे क्वेश्चन, किस मतलब कितना सारा क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे कैसे बनाना है, ये सब क्वेश्चन है। ये बार बार तुम लोग को हम बोलते हैं कि जो क्वेश्चन तुम लोगों को हम पढ़ा रहे हैं, जो चीज़ तुम लोगों को हम फिजिक्स में पढ़ा रहे हैं क्लास में, ये मान करके चलो कि एग्जैक्टली सेम टाइप क्वेश्चन तुम्हारा नहीं आ सकता है। अगर वो आ गया तो वेरी गुड, वेल एंड गुड, लेकिन मान के चलो कि नहीं आएगा। लेकिन ये 100% है कि जो पढ़ा रहे बच्चा क्वेश्चन तुम्हारा उसी के अंदर से आएगा एग्जाम में, उसके बाहर नहीं आएगा। क्वेश्चन चाहे जितना ईजी करे या चाहे जितना टफ करे, तुम्हारा क्वेश्चन उसके बाहर नहीं जाएगा, उसके अंदर आएगा। अभी देखो 1-2 हफ्ते के पहले का ये सब बात है जो तुम लोगों को पढ़ाए हुए थे, उसमें से कितना सारा क्वेश्चन कॉमन आया। ये क्वेश्चन तुम लोगों का ये करवाए थे रीनेट सीरीज में। देखो यहाँ पर तुमको दे दिया है कि प्रेशर एंड वॉल्यूम का ग्राफ दे दिया हुआ था। ये एक साइक्लिक प्रोसेस है। यहाँ पर तुमको बोला है टोटल वर्क डन कितना होगा। तो वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, एरिया ऑफ द साइकिल, इसको हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर दो, एरिया ऑफ द साइकिल निकल जाएगा, वर्क डन निकल जाएगा। ये तुम्हारा था राइट एंगल ट्रायंगल। अब तुम्हारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे। अब ये तुम्हारा क्वेश्चन जो रीनीट में दिया हुआ था वो क्वेश्चन क्या था, देखो प्रेशर एंड वॉल्यूम पीवी ग्राफ।
अब यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोसेस दे दिया, क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस दे दिया हुआ, लेकिन ये राइट एंगल ट्रायंगल की जगह रेक्टेंगल है। अब यहाँ पर क्या निकालने के लिए बोला, टोटल हीट सप्लाई। अब टोटल हीट सप्लाई इन साइक्लिक प्रोसेस जो होता है वही तो वर्क डन के बराबर होता है ना, बिकॉज वन कंप्लीट साइकिल में डेल यू का वैल्यू 0 होता है, देयर विल बी नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी, तो टोटल वर्क डन इक्वल टू टोटल अमाउंट ऑफ हीट गिवन, यही था ना। तो यहाँ पर तुमको टोटल वर्क डन निकालने के लिए बोल दिया, और यहाँ पर उसका दूसरा टर्म बोल दिया टोटल अमाउंट ऑफ हीट निकालो, एक ही चीज है। तो एरिया निकाल दिए, इसका एरिया कितना होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 3, अब ब्रेथ हो गया यहाँ से लेके यहाँ तक 200, 200 इंटू 3 600, 600 कहां पर है, दिस इज योर आंसर। समझ में आ रहा है, ठीक है। देखो किस तरह से हम लोग क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे बच्चा, ये बनाना सीखना, फिजिक्स सीखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बार तुम्हारे गिरफ्त में आ गया, एक बार तुम्हारे पकड़ में आ गया फिजिक्स, तो फिर पूरा नीट का क्वेश्चन तुम्हारे पकड़ पर आ जाएगा, नीट का पूरा एग्जाम तुम्हारे कब्जे में आ जाएगा, फिर बहुत आसानी से तुम कॉन्फिडेंटली नीट का एग्जाम को क्रैक कर पाओगे, ठीक है। चलो अभी और कौन सा सिमिलर क्वेश्चन था, देखो ये हमारा सिमिलर क्वेश्चन, देखो इस टाइप का और भी बहुत सारा क्वेश्चन तुमको बताए थे, है ना। यूनिट एंड डायमेंशन में मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का जितना क्वेश्चन किए थे, स्क्रू गेज के बताए थे, फिर तुम लोगों का स्लाइड कैलिपर का क्वेश्चन बताए थे, स्लाइड कैलिपर स्क्रू गेज दोनों का पॉजिटिव 0 एरर नेगेटिव 0 एरर, इस तरह का क्वेश्चन भी पढ़े थे हम लोग कि किस तरह से बनाएंगे। यहाँ पर जो क्वेश्चन हम लोग पढ़े थे ये पॉजिटिव 0 एरर का क्वेश्चन था, पूरा रीडिंग निकालना था। तो इसके रीडिंग कैसे निकालते हैं हम लोग, ट्रू रीडिंग कैसे निकालते हैं, पहले स्केल रीडिंग निकालेंगे माइनस 0 एरर करेंगे, ठीक है। पॉजिटिव 0 एरर सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, नेगेटिव 0 एरर ऐड हो जाएगा। तो उसके लिए तुम लोगों को बताया था क्या चीज, बताओ, दोनों जॉ को अगर हम लोग टच कर देते हैं तो ये हो गया तुम्हारा मेन स्केल का 0, ये हो गया तुम्हारा वर्नियर स्केल का 0, वो अगर इससे पहले रुक जाता है तो फिर पॉजिटिव 0 एरर, इसको क्रॉस करके उस तरफ चला गया, मतलब मेन के लेफ्ट साइड में चला गया तो नेगेटिव 0 एरर, मेन के राइट साइड में रहेगा तो पॉजिटिव 0 एरर, है ना। हम लोग पॉजिटिव 0 एरर का प्रॉब्लम बनाए थे, यहाँ एग्जाम में तुम्हारा नेगेटिव 0 एरर का क्वेश्चन आ गया, नेगेटिव 0 एरर का क्वेश्चन आ गया, क्यों, देखो when both the jaws touch each other the vernier scale shifts to the left of the zero of the main scale। लेफ्ट में जाने का मतलब क्या हुआ, ये मेन स्केल का 0 है, वर्नियर का 0 इसके लेफ्ट में चला गया, उसके अंदर चला गया, तो मतलब नेगेटिव 0 एरर हो गया। नेगेटिव 0 एरर में हम लोग देखेंगे वर्नियर स्केल का कौन सा डिवीजन कोइंसाइड करता है, कौन सा डिवीजन कोइंसाइड किया, यहाँ पर 4th डिवीजन, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमारा दिया हुआ था 10, टोटल नंबर ऑफ डिवीजन हमारा दिया हुआ था 10, ठीक है। तो नेगेटिव 0 एरर के लिए केस में हम लोग क्या करते हैं, नंबर ऑफ कोइंसाइडिंग डिवीजन जो रहता है वो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन से सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है ना। तो 10 - 4 हो जाएगा इक्वल टू 6, लीस्ट काउंट जो होगा वो नेगेटिव 0 एरर होगा, इसका लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर था, तो 6 लीस्ट काउंट का मतलब हो गया 0.6 मिलीमीटर, उसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो 0.06 सेंटीमीटर हो जाएगा विद नेगेटिव साइन, नेगेटिव 0 एरर है। अब इसका रीडिंग तुम्हारा दे दिया था 1 सेंटीमीटर, तो एक्चुअल रीडिंग कितना होगा, तो एक्चुअल लेंथ के लिए, एक्चुअल रीडिंग के लिए क्या करेंगे हम लोग, जो रीडिंग दिया हुआ उसमें से 0 एरर को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, क्योंकि नेगेटिव 0 एरर है तो माइनस माइनस करने से माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो अल्टीमेटली आंसर कितना हो जाएगा 1.06, जो कि यहाँ पर ऑप्शन में कहीं नहीं दिया हुआ था, ठीक है। लेकिन इसका करेक्ट आंसर होगा जो बच्चा वो 1.06 सेंटीमीटर होगा। तो ये तुम्हारे लिए एक बोनस वाला क्वेश्चन है, जो इसको अटेम्प्ट किए होगे वहां पर तुमको बोनस मार्क्स मिलेगा। लेकिन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन अगर देखते हो तो सिमिलर टाइप क्वेश्चन बच्चा हम लोग यहाँ पर पढ़ चुके थे, प्रैक्टिस कर चुके थे यार, तुम लोग को बोले भी थे इस तरह का क्वेश्चन तुम लोग प्रैक्टिस करके रखना, हो सकता है सेम कॉन्सेप्ट सेम टाइप का क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम में मिल जाए, जो कि मिल गया है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन था। यहाँ देखो यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन दे दिया था तुम्हारा, हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन किए थे, मैचिंग वाला भी क्वेश्चन किए थे, और बहुत सारा क्वेश्चन ऐसा भी किए थे जहां पर अलग अलग वेरिएशन कांस्टेंट जो आता है उसका डायमेंशनल फॉर्मूला हम निकाले थे। जैसे यहाँ पर देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट किसके साथ कॉम्बाइन मैच करेगा, स्टेफन कांस्टेंट, ये सब आया था। सेम देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और स्टेफन कांस्टेंट का वहां पर हम लोग सीखे थे कैसे डायमेंशनल फॉर्मूला बना सकते हो, उसका डायमेंशन क्या होगा। यहाँ क्वेश्चन तुमको दे दिया हुआ, देखो स्टेफेंस कांस्टेंट, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और ये वियंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट, इन तीनों का ये प्रोडक्ट का वैल्यू कितना होगा। सेम चीज यूज करना पड़ा था वहां पर, देखो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट कहां से आया था बताओ, एनर्जी पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इक्वल टू सिग्मा इंटू टी टू द पावर 4। तो सिग्मा का वैल्यू हो जाएगा एनर्जी डिवाइडेड बाई टाइम एरिया, इसको टेम्परेचर को के से रिप्रेजेंट करो तो के टू द पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। और फिर एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, अगर एक एक मॉलिक्यूल का एनर्जी कंसीडर करेंगे तो इक्वल टू 3/2 kT होगा, 3/2 kT, या लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी कंसीडर करोगे तो एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ kT, हाफ लिखो 3/2 लिखो तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, उसको हटा दो। तो यहाँ पर हम लोग ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एनर्जी डिवाइडेड बाई टेम्परेचर, टेम्परेचर को यहाँ पर के से रिप्रेजेंट कर रहा है ना। और वियंस डिस्प्लेसमेंट लॉ में क्या था बताओ,
लैम्डा इंटू टी, इसका कांस्टेंट, प्रोडक्ट कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पर बी के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा मतलब लेंथ बोल दो, टेम्परेचर मतलब के बोलो। अब यहाँ पर पुट कर देंगे हम लोग, तो ये हो गया तुम्हारा सिग्मा बी डिवाइडेड बाई के बी, है ना। यहाँ सारा वैल्यूज पुट कर दो तुम लोग। यहाँ हो गया तुम्हारा सिग्मा का डायमेंशनल फॉर्मूला ई डिवाइडेड बाई टी ए के टू द पावर 4। बी के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम लोग एल लेंथ के, और यहाँ पर हो गया तुम्हारा नीचे में के बी की जगह में आ जाएगा तुम्हारा कितना, एनर्जी ई डिवाइडेड बाई के ऊपर चला गया, है ना, या के ऊपर चला गया, के ऊपर स्क्वायर कर दो, तो ये एनर्जी कैंसिल, के स्क्वायर कैंसिल, तो के टू द पावर -2 ऊपर बचेगा। यहाँ पर एक टी ऊपर चलेगा तो टी टू द पावर -1 बचेगा। ए मतलब एल स्क्वायर, एक एल कट गया, एल टू द पावर -1 ऊपर बचेगा, तो एल टू द पावर -1, टी टू द पावर -1, के टू द पावर -2, ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। ठीक है। तो सेम चीज बचा, यहाँ पर हम लोग बोल्ट्जमैन कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए भी सीखे थे, स्टीफेंस कांस्टेंट का भी। सिर्फ यहाँ पर वियंस डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो या फॉर्मूला लिख करके इसमें पुट करके सिंप्लीफाई करो, तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो एकदम मिलता जुलता क्वेश्चन बचा, उस कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग पहले प्रैक्टिस कर चुके थे। अब देखो आगे कौन सा क्वेश्चन मिलने वाला था, इस टाइप का क्वेश्चन तो बच्चा बहुत सारा हम लोग मॉडर्न फिजिक्स का इस तरह का क्वेश्चन हम लोग, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन से कितना न्यूक्लियर एनर्जी हम लोगों को मिलने वाला है, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन तुम लोगों को प्रैक्टिस करवाए थे, और तुम लोगों को बोले भी थे कि ये इस तरह क्वेश्चन बहुत सारा रिपीट हुआ है, बहुत बार एग्जाम में आया है जेईई मेन का, तो मोस्ट प्रोबेबली तुम्हारा एग्जाम में क्वेश्चन इस तरह का दे सकता है, इसको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाओगे। ठीक है। ये एग्जाम्पल में दिखला दे तुम लोगों को, ये C12 कार्बन एटम था, उसमें अगर हम लोग मास डिफेक्ट कंसीडर करें तो इसके न्यूक्लियस के अंदर 6 प्रोटॉन है और 6 न्यूट्रॉन है ना। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास यहाँ पर दिया हुआ, देखो ये मास ऑफ प्रोटॉन हो गया, ये मास ऑफ न्यूट्रॉन हो गया, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, इसको 6 से मल्टीप्लाई करो, तो ये 6 प्लस 6 पॉइंट समथिंग आएगा, ये 6 पॉइंट समथिंग आएगा, तो टोटल कितना हो गया 12 पॉइंट समथिंग, और इसका मास दिया हुआ 12 यूनिट, देयर इज द मास डिफेक्ट। तो मास डिफेक्ट यहाँ पर कितना हो जाएगा, 12 पॉइंट समथिंग से 12 माइनस कर देंगे, तो जो यूनिट, जो एटॉमिक मास यूनिट यहाँ पर मास डिफेक्ट हुआ है, उसकी वजह से कितना एनर्जी मिलेगा, वो एनर्जी कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 931 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बिकॉज 1 यूनिट से इतना एनर्जी मिलेगा, तो मास डिफेक्ट जितना यूनिट हुआ वहां से कितना एनर्जी मिलेगा, 931 से मल्टीप्लाई कर दो। यही क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए थे। यहाँ क्वेश्चन क्या आया था, देखो तुम्हारा एक इक्वेशन दे दिया, यूरेनियम, थोरियम, हीलियम, ठीक है। अब इसका एटॉमिक मास यूनिट दिया हुआ है 238.050, दूसरा वाला थोरियम का दिया हुआ 234 दिस वन, और हीलियम का दिया हुआ है दिस वन। तो राइट हैंड साइड का टोटल एटॉमिक मास यूनिट कितना, इन दोनों को ऐड करो, लेफ्ट हैंड साइड कितना है, दोनों का डिफरेंस कितना हो रहा है, दैट इज कॉल्ड मास डिफेक्ट। वो मास डिफेक्ट अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा, कितना एनर्जी मिलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर वैल्यू देखो दिया होगा 931.5, 1 यूनिट इक्वल टू इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी तुमको मिलेगा, मल्टीप्लाई कर दो, वहां से डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर अगर हम लोग इन दोनों को ऐड करते हैं, इन दोनों को ऐड करते हैं तो कितना मिलेगा बताओ, दिस बिकम्स इक्वल टू, सॉरी इन दोनों को ऐड करते हैं तो 238.0.04046 होगा ना, 0.046 हो गया, इन दोनों राइट हैंड साइड दोनों को ऐड करने से। लेफ्ट हैंड साइड में कितना देखो 0.050, तो ये वाला 0.050 था, इसको माइनस करो तो 0.0 यहाँ पर 40 हो जाएगा। ये हो गया तुम्हारा एटॉमिक मास यूनिट, मास डिफेक्ट। अब ये मास डिफेक्ट अगर एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो 931 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 931.5 इंटू तुम्हारा 0.004 हो गया। ठीक है, इससे जस्ट मल्टीप्लाई कर देना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो तुम्हारा आएगा आंसर वही आंसर हो जाएगा, है ना। तो यहाँ 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 4 जा 20, यहाँ पर हो गया तुम्हारा 5 4 जा 20, 0 2 4 6 हो गया, 4 3 जा 12, 1 हो जाएगा, 36 और 1 37 हो जाएगा, है ना। 3726, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर होगा। ये एक डेसिमल के बाद यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर तुम्हारा मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट था, मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा ना। इसको किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में अगर हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 0 डेसिमल देखो 3 0 के बाद कैंसिल होगा, सिर्फ 4 रहेगा, 4 से मल्टीप्लाई करोगे इतना आ जाएगा, तो ये किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, एग्जैक्टली बच्चा सेम टाइप का क्वेश्चन, सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन, एक नहीं बहुत सारा तुम लोग जाकर के देखना, वहां पर उस सीरीज का वीडियो निकाल करके देखोगे, बहुत सारा क्वेश्चन इस तरह का हम लोग प्रैक्टिस किए थे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर कि कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी हम लोगों को मिलने वाला है। ठीक है, तो सेम वैसे ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देखो तुम्हारा रीनेट के एग्जाम में वापस से दे दिया है। आगे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
ऐसा भी क्वेश्चन तुम लोग देखोगे, 2 एग्जांपल तुम लोग को यहाँ पर रखे हैं जो क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं। इस टाइप का और भी बहुत सारा एग्जांपल था जो क्वेश्चन हम लोग किए थे। बहुत सारा क्वेश्चन किए थे जहाँ पर तुम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया का क्वेश्चन के अंदर जरूरत पड़ गया, तो कैसे मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंट एक्सिस ऑफ डिफरेंट बॉडी कैसे निकाला जाता है, ये हम लोग प्रैक्टिस किए थे। और उसमें तो बोले भी थे तुम लोगों को कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर बेस करके बहुत हद तक चांसेस है बच्चा कि तुम्हारा क्वेश्चन दे देगा, और क्वेश्चन तुम्हारा दे दिया मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए, है ना। यहाँ हम लोग क्वेश्चन देखो ये पढ़े थे, ये एक्सिस था, इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट, ये 2 कट करके निकाल दिए, तो रिमेनिंग पार्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होगा। तो हम लोग क्या कहते हैं, पूरा का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, फिर इन दोनों का अबाउट दिस एक्सिस निकालें, टोटल में तो उसको सब्ट्रैक्ट कर दिए, उसका आंसर आ गया था। सेम यहाँ पर क्वेश्चन था, देखो एक सॉलिड स्फीयर था ऑफ मास 5 kg एंड रेडियस 10 cm इज kept in contact with another solid sphere of mass 10 kg and radius 20 cm. The moment of inertia of the pair of spheres about the tangent passing through the point of contact. ये tangent था passing through the point of contact, इसके about moment of inertia निकालना था, जो कि दोनों में से किसी के सेंटर से नहीं पास कर रहा था। तो हम लोग क्या कहते बताओ, इसके सेंटर से पास करने वाला एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे। वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर पता चल जाएगा तो उसके पैरेलल किसी भी एक्सिस के रिस्पेक्ट से हम लोग निकाल सकते हैं यूजिंग पैरेलल एक्सिस थ्योरम, है ना। तो इसके अबाउट फॉर्मूला क्या था, 2/5 mr स्क्वायर। तो इसके अबाउट फॉर्मूला क्या होगा, 2/5 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर ऐड कर देंगे, तो 2/5 प्लस mr स्क्वायर ऐड करो तो 7/5 mr स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो इसका भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऐसे निकालेंगे, इसका भी ऐसे निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, टोटल सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता चल जाएगा। सेम टाइप क्वेश्चन बच्चा यहाँ पर दे दिया था, देखो एक बड़ा स्फीयर एक छोटा स्फीयर एक साथ टच करके रखो, एक बार इसके सेंटर से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, और एक बार इस छोटे वाले के सेंटर से पास करने वाले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, फिर उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, दोनों का डिफरेंस कितना होगा। तो अगर हम लोग इसके अबाउट निकालते हैं आई ए अगर निकालते हैं, तो आई ए निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो इस बड़े वाले का तो सेंटर से ही पास कर रहा, तो उसके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, 2/5 कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर। लेकिन छोटे वाले के लिए अगर हम लोग बोलेंगे यहाँ पर, तो छोटे वाले का सेंटर से पास करने के लिए एक्सिस 2/5 mr स्क्वायर होता है, और इसके रेस्पेक्ट से कितना होगा, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़ेगा ना, बिकॉज दिस इज नॉट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द स्मॉलर वन, ये दूसरा एक्सिस इसके सेंटर से जो जा रहा है उसका पैरेलल है। तो हम लोग क्या करेंगे, आगे इसका लिखेंगे 2/5 स्मॉल m स्मॉल r स्क्वायर, उसके साथ ऐड कर देंगे स्मॉल m r स्क्वायर, उसके साथ ऐड कर देंगे वाला, ठीक है। अब इसके रेस्पेक्ट से अगर निकालोगे तो ये वाले एक्सिस के रेस्पेक्ट से, देखो इसके सेंटर से पास कर रहा है लेकिन इसके सेंटर से पास नहीं कर रहा है, तो आई बी इक्वल टू कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर छोटा वाला को पहले लिखो 2/5 स्मॉल m स्मॉल r स्क्वायर प्लस, ठीक है। अब बड़ा वाला के लिए लिखेंगे तो 2/5 कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर होगा प्लस कैपिटल M कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। अब सब्ट्रैक्ट कर दो, यहां से सब्ट्रैक्ट करके देखो कितना आता है, सब्ट्रैक्शन के बाद जो वैल्यू बताएगा हम लोगों का, अच्छा ये स्मॉल r नहीं होगा, दोनों का सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस लेंगे ना, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस जब लेंगे तो ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r हो जाएगा। यहाँ पर भी करेक्शन करो, यहाँ पर भी करेक्शन करो, ये कैपिटल R प्लस स्मॉल r इसका होल स्क्वायर होगा, यहाँ पर भी कैपिटल R प्लस स्मॉल r इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। अब माइनस कर दो, तुमको आई ए माइनस आई बी करने के लिए बोला, आई ए माइनस आई बी करेंगे तो ये इसके साथ कटेगा, ये इसके साथ कटेगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, तो आई ए माइनस आई बी जो होगा बच्चा कितना होगा, इसमें से ये माइनस हो जाएगा, स्मॉल m माइनस कैपिटल M इनटू कैपिटल R प्लस स्मॉल r का होल स्क्वायर, तो ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर तो बच्चा हम लोग कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, लेकिन ये सोचो कि तुम्हारा एग्जाम से पहले इतना सारा क्वेश्चन तुमको पहले से पता चल जा रहा है। ये जो जितना सारा क्वेश्चन तुम लोग को प्रैक्टिस करवाए थे, वो सारा क्वेश्चन का मतलब क्या बताया तुम लोग को, उस वक्त भी बोले थे कि देखो ये सारा क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करके रखो, ये सारा क्वेश्चन तुम प्रैक्टिस करके रखोगे तो मोस्ट प्रोबेबली बहुत हद तक चांसेस है कि तुमको इस तरह का या इस कॉन्सेप्ट से मिलता जुलता क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, जो कि देखो आ रहा है, ये सारा क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में करवाए हुए थे बच्चा, इसके ऊपर बेस करके, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके तुम्हारा देखो ये क्वेश्चन भी रीनीट में दिया हुआ था और ये क्वेश्चन भी रीनीट में दिया हुआ था, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, इंडक्टर के कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके क्वेश्चन किया हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा दे दिया हुआ था, इन अ गिवन सर्किट बिलो इंडक्टेंस वैल्यू ऑफ L1 L2 L3 आर सेम, सबका वैल्यू L L L है, ये भी L है, ये भी L है, ये L सेम दिया हुआ है। द मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इंटायर सर्किट इज UT, टोटल सर्किट का मैग्नेटिक एनर्जी UT है, एंड स्टोर्ड इन L2, L2 कौन सा ये, इसके अंदर है UL, है ना। तो तुमको UT बाई UL निकालना है। UT का मतलब क्या हो गया बताओ, UT एनर्जी, यहाँ पर एनर्जी का फॉर्मूला क्या था, हाफ L I स्क्वायर, है ना। तो टोटल करंट अगर हम लोग यहाँ पर से I मान लेते हैं, टोटल करंट यहाँ से अगर हम लोग I मान लेते हैं
तो हाफ एल आई स्क्वायर, तो एल का मतलब हो गया तुम्हारा एल इफेक्टिव। अभी एल इफेक्टिव कैसे निकालेंगे, ये भी एल ये भी एल पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो ये एल बाई टू होगा प्लस एल 3L/2 हो गया, है ना। और सिर्फ इसके लिए लिखेंगे तो क्या लिखना पड़ेगा, करंट यहां से जाने के बाद दोनों में इक्वली डिवाइड होगा, तो ये करंट हो गया I/2 करंट इक्वली डिवाइड हो गया I/2 तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, हाफ I/2 का होल स्क्वायर इंटू एल, और पूरा के लिए क्या लिखेंगे, हाफ I स्क्वायर इंटू 3L/2। दोनों को डिवाइड कर दो, डिवाइड करोगे रेशियो पता चल जाएगा। अब देखो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, 3 कैपेसिटर है, तीनों का कैपेसिटेंस सेम है C और एक वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर दिए हैं। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, यूपी जो है ये पी कैपेसिटर ये वाला है, इसके अंदर का एनर्जी, और यूटी है टोटल एनर्जी, इसका रेशियो बताओ, इसका रेशियो बताओ। देखो सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर क्वेश्चन दिया ना, एक कैपेसिटर का एनर्जी और एक पूरा सबका मिला करके एनर्जी, इसका रेशियो बताओ। तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, देखो ये जो वोल्टेज है इसका भी वोल्टेज V होगा सेम होगा, क्योंकि यहाँ वोल्टेज दिया हुआ, वोल्टेज के टर्म्स में बनाओ, इसका वोल्टेज सेम होगा, और ये वोल्टेज यहां जाने के बाद डिवाइड हो जाएगा V/2 ठीक है। तो अगर हम लोग ये पी कैपेसिटर का एनर्जी बोलते हैं, पी कैपेसिटर का एनर्जी बोलते हैं एंड देन टोटल, तो पी का एनर्जी होगा, क्योंकि वोल्टेज पता है तो हम लोग हाफ CV² वाला फॉर्मूला यूज करें, है ना। तो यहां पर हम लोग क्या लिखेंगे बताओ, यूपी के लिए हाफ CV मतलब V²/4 होगा, ठीक है। और पूरा का एक साथ अगर हम लोग कंसीडर करेंगे तो हाफ C इफेक्टिव इंटू V², टोटल का वोल्टेज V हो जाएगा, है ना। तो टोटल का वोल्टेज तुम्हारा V हो गया, टोटल कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा, ये C सीरीज में C/2 प्लस C ऐड कर दो 3C/2, तो टोटल के लिए हो जाएगा कितना 3C/2 इंटू V²। कट करो, कट करने के बाद जो बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ये तुम्हारा रीनीट का क्वेश्चन था, ठीक है। कॉन्सेप्ट इज सेम, सिर्फ यहाँ इंडक्टर को चेंज करके कैपेसिटर कर दिया है, और इंडक्टर को लेकर के जो क्वेश्चन बनाने के लिए दे दिया हुआ था, वहां तुमको बोल दिया था ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा उसका रेशियो निकालो। ये ई पी और ये क्यू, पी एक सर्किट दिया हुआ, क्यू एक सर्किट दिया हुआ, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी, तो ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, बोलो L di/dt। यहाँ पर ए और बी के बीच में लिखेंगे तो दोनों एल को मर्ज करके एक एल बना दो, एक एल बना दोगे तो इफेक्टिव इंडक्टेंस हो जाएगा यहाँ पर कितना L/2, तो यहाँ पर बन गया L/2 di/dt, ठीक है। ये बना L/2 di/dt, ये बना सिर्फ L इंटू di/dt। अब रेशियो कर दो, रेशियो करेंगे तो यहाँ पर ऊपर ये नीचे कर दो, सब कुछ कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, आंसर 2 हो जाएगा, है ना, आंसर इज 2 तो एक ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके बच्चा देखो क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पर तुम लोग को बोले भी थे कि इंडक्टर के अक्रॉस अगर पोटेंशियल डिफरेंस भी पूछ सकता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी इंडक्टर अगर पूछता है तो उसका फॉर्मूला होगा L इंटू di/dt। एनर्जी पूछता है तो हाफ L/I² होगा, तो यहाँ पर एनर्जी का रेशियो फाइंड करने के लिए बोल दिया था, उसके कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके कैपेसिटर का क्वेश्चन दे दिया था, सिर्फ इंडक्टर को चेंज कर दिया था, और इंडक्टर के क्वेश्चन में तुमको एनर्जी नहीं देकर के तुम्हारा पोटेंशियल डिफरेंस का रेशियो निकालने के लिए बोल दिया था, बट कॉन्सेप्ट इज सेम बच्चा, ठीक है। बेसिक अप्रोच जो हम लोग करने वाले हैं, वो हम लोग का अप्रोच जो है वो सबके लिए देखो एक ही अप्रोच से हम लोगों का क्वेश्चन बन रहा है, सिमिलर टाइप सिमिलर कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखो ये भी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का क्वेश्चन था, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, तुम्हारा रीनेट का क्वेश्चन था, लेकिन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में प्रैक्टिस किए हुए थे, बहुत हार्ड लेवल का भी क्वेश्चन तुम लोगों को वहां पर बताए थे, और कुछ क्रिटिकल टाइप क्वेश्चन भी बताए थे तुम लोगों को, क्रिटिकली कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके कैसे क्वेश्चन बना सकते हैं नहीं बना सकते, उसके ग्राफ के ऊपर भी बेस करके क्वेश्चन बताए थे, ग्राफ के ऊपर बेस करके क्वेश्चन यहाँ पर आ गया। यहाँ तुमको क्वेश्चन में जो क्वेश्चन हम लोग किए हुए थे कि ए कंडक्टिंग सर्कुलर लूप ऑफ एरिया दे दिया हुआ था, is placed perpendicular to a magnetic field which varies as B, यहाँ पर वेरी कर रहा था, and magnetic field if the resistance of the loop is this one then the average thermal energy dissipated। तो एवरेज थर्मल एनर्जी डिसिपेटेड के लिए या तो तुमको वोल्टेज निकालना पड़ेगा या फिर करंट निकालना पड़ेगा, वो इंड्यूस्ड ईएमएफ निकाल लो, इंड्यूस्ड ईएमएफ को लेकर के हम लोग एनर्जी निकाल सकते हैं, थर्मल एनर्जी निकाल सकते हैं, ठीक है, V²/R इंटू टी इन अ गिवन टाइम, ठीक है, या फिर हम लोगों को करंट अगर निकालेंगे तो I²R इंटू टी वहां से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ से I या V जो भी निकालोगे, इंड्यूस्ड ईएमएफ निकालो या इंड्यूस्ड करंट निकालो, तो उसके लिए हम लोग फॉर्मूला यूज क्या किया था याद है, फाई इक्वल टू क्या यूज किया था हम लोग, B इंटू ए, because area is perpendicular to the magnetic field, flux is maximum and maximum flux is given by B into A। यहाँ पर देखो बोले थे तुम लोगों को कि sometimes area is the function of time दिया हुआ रहता है, sometimes magnetic field is the function of time दिया हुआ रहता है, तो जो भी function of time दिया हुआ रहेगा उसको यहाँ पर पुट कर दो, जैसे ही phi as the function of time आएगा, phi को with respect to time differentiate करोगे, d phi by dt will give you what, induced EMF, है ना। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो B का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिए, एरिया दिया हुआ था तुम्हारा
1 को 1 लिखो, 1 ऐसे ही चला गया तुम्हारा। b का वैल्यू दिया हुआ था साइन 100t, है ना, ये 5 बना, तो d5/dt यहां से निकालेंगे, d5/dt होगा 100 cos 100t। तो ये बना तुम्हारा क्या चीज बताओ, इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस इंड्यूस्ड ईएमएफ से हम लोग वहां पर थर्मल एनर्जी निकाले थे। थर्मल एनर्जी अब यहाँ से तुम लोग चाहो तो करंट भी निकाल सकते हो। करंट निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग बताओ, करंट निकालने के लिए तो रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे। रेजिस्टेंस हमारा कितना दिया हुआ था 100 से डिवाइड कर दो, 100 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ ये बचा हुआ रहेगा। ठीक है, तो इसका एम्पलीट्यूड वैल्यू करंट का जो होगा 1 रहेगा, एम्पलीट्यूड वैल्यू 1 रहेगा, और 1 कंप्लीट पीरियड में थर्मल एनर्जी कितना प्रोड्यूस होता है इन एनी रेजिस्टेंस, उसका निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ। डायरेक्टली वी विल कंसीडर वो करंट जिसकी वजह से एनर्जी हम लोग कैलकुलेट करते हैं, दैट इज कॉल्ड आरएमएस वैल्यू। तो आरएमएस वैल्यू यहाँ पर कितना हो जाएगा, अगर ये 1 रहेगा तो आरएमएस वैल्यू होगा 1/√2। तो आंसर बिकम्स 1/√2 का स्क्वायर आर इंटू टाइम पीरियड, मल्टीप्लाई कर दो, वहां से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी नहीं बोल करके रेट ऑफ एनर्जी निकालने के लिए दिया था तुम लोग को। यहाँ जो क्वेश्चन दिया हुआ था वो रेट ऑफ एनर्जी का मतलब हो गया पावर ना, तुमको बोला पावर डिसिपेटेड इन द लूप एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, उसका ग्राफ कौन सा होगा, पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम उसका ग्राफ कौन सा होगा। ठीक है, तो पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम अगर निकालना है तो पहले तुमको क्या निकालना पड़ेगा, एनर्जी। एनर्जी को टाइम से डिवाइड कर दो, या फिर हम लोग डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि I² इंटू आर, या फिर E² या V²/R यूज करो। अब V तो यहां पर भी निकालना पड़ेगा, और V निकालने के लिए हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या करते हैं बताओ, फाई निकालते हैं। फाई इक्वल टू होगा B इंटू ए, है ना, तो B इंटू ए। अब बोले थे क्या तुम लोगों को, समटाइम्स तुमको B एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ रहता है, समटाइम्स A एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ रहता है। यहाँ क्वेश्चन में तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड तो B बोल दिया, और एरिया जो है इज अ फंक्शन ऑफ टाइम बोल दिया। तो A का वैल्यू हम लोग ये पुट करेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट है, या तो B दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम, या फिर A दिया हुआ है फंक्शन ऑफ टाइम। तो यहाँ पर अगर हम लोग इसको पुट करते हैं तो ये कितना हो जाएगा बताओ, मैग्नेटिक फील्ड तुम्हारा B हो गया, और एरिया हो गया तुम्हारा A0 1 प्लस साइन टी। ओके, तो d5/dt बच्चा यहां से डिफरेंशिएट कर दो, कितना हो जाएगा बताओ, b इंटू ए नॉट एंड दिस बिकम्स cos t, है ना। ये हो गया तुम्हारा इंड्यूस्ड ईएमएफ। तो पावर का फॉर्मूला हो गया E²/R। तो E² का मतलब हो गया B² A0² और ये हो गया cos² t। तो पावर एज अ फंक्शन ऑफ टाइम चला आया, लेकिन ये पावर cos² t का फंक्शन आया, cos² t का फंक्शन आया। तो पावर अगर cos² t का फंक्शन आएगा तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा बताओ, cos² नेगेटिव नहीं होगा, और cos का वैल्यू स्टार्ट होता है +1 से मैक्सिमम से, तो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर है, यहाँ से स्टार्ट हुआ ये आया, अब नीचे नहीं आएगा, फिर ऊपर चलेगा, बिकॉज cos² है। तो तुम्हारा करेक्ट आंसर यहाँ पर ये बनेगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट बच्चा सेम है, तुम लोग को बोले थे या तो मैग्नेटिक फील्ड या तो एरिया, कोई भी एक चीज चेंज हो सकता है, जो भी फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ रहेगा उसको इक्वेशन में फाई इक्वल टू बी इंटू ए इक्वेशन में पुट करो, d5/dt कैलकुलेट करो, वहां से ईएमएफ निकल जाएगा, ईएमएफ से करंट निकाल सकते हो, एनर्जी निकाल सकते हो, पावर निकाल सकते हो, सब वहां से आगे बढ़ेगा। ठीक है, तो सेम चीज था, यहाँ पर तुमको वैल्यू निकालने के लिए दे दिया था, और इसी के ऊपर कॉन्सेप्ट करके यहाँ पर तुम्हारा ग्राफ पूछ लिया। सिमिलर कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन है बच्चा, क्लियर हुआ, समझ में आया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन देखो बच्चा, क्वेश्चन का डेटा एग्जैक्टली सेम है, एक ही जैसा है, लेकिन क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है, यहाँ पर दिया हुआ है बॉडी ऑफ मास 2 kg इज मूविंग अलोंग x डायरेक्शन सच दैट इट्स डिस्प्लेसमेंट एज फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय x इक्वल टू दिस वन अल्फा t² बीटा t प्लस गामा मीटर। अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दे दिया हुआ है। यहाँ पर भी देखो, कंसीडर अ पार्टिकल मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन हुज पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम इज गिवन बाय s इक्वल टू अल्फा t² माइनस बीटा t प्लस गामा, वेयर अल्फा बीटा गामा का वैल्यू दे दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ हम लोग जो क्वेश्चन प्रैक्टिस किए थे वहां पर तुमको बोल दिया था कि वर्क डन कैलकुलेट करो ड्यूरिंग द टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 टू t इक्वल टू 3 सेकंड। यहाँ तुमको बोल दिया एवरेज स्पीड कैलकुलेट करो। क्वेश्चन का पैटर्न डेटा सब कुछ सेम है बच्चा, सिर्फ क्वेश्चन जो पूछ रहा था वो लास्ट में जाकर के चेंज कर दिया। वर्क डन पूछ लिया था पहले, अब वैसे ही सिमिलर टाइप क्वेश्चन बना दिया, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन रिपीट कर दिया तो जरूरी नहीं है, तो कुछ तो चेंजिंग करेगा। तो चेंजिंग क्या किया, पहले वर्क डन पूछा था, अभी तुम्हारा क्या पूछ लिया, एवरेज स्पीड पूछ लिया। तो एवरेज स्पीड भी अगर पूछेगा तो बनाने का तरीका क्या था बताओ, एवरेज स्पीड अगर पूछेगा तो यहाँ पर टोटल डिस्टेंस निकालेंगे, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम कर दो, एवरेज स्पीड निकल जाएगा। अब टोटल डिस्टेंस टोटल टाइम निकालने के लिए एक तो तरीका ये है कि v को विद रिस्पेक्ट टू टाइम इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, है ना, वहां से निकाल सकते हैं, टोटल डिस्टेंस हम लोग को पता चल जाएगा, बहुत लेंथी मेथड हो जाता है। दूसरा तरीका तुम लोग क्या बताया बोलो, दूसरा तरीका यहाँ पर हम लोग क्या किए थे, पार्टिकल का यहाँ पर s इक्वल टू अल्फा बीटा गामा का वैल्यू हम लोग पुट कर देंगे, अल्फा 1 पुट कर दो, t² हो गया, बीटा 6 पुट कर दो, 6t हो गया, गामा 5 पुट कर दो। तो पहले हम लोग चेक करेंगे पार्टिकल कहाँ रुकेगा, है ना, तो 2t माइनस 6 इक्वल टू 0 करो, t इक्वल टू 3 सेकेंड आएगा। हमको कौन टाइम बोला था, 0 to 6 सेकेंड, उसके बीच में रुका।
अगर बीच में रुकेगा तो हम लोग टाइम को स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे, 0 से 6 को हम लोग ब्रेक करेंगे, 0 to 3, फिर 3 to 6, 0 में उसका टाइम पोजीशन निकालो, 3 सेकंड के बाद पोजीशन निकालो, 6 सेकंड के बाद पोजीशन निकालो, तीनों पोजीशन तुम लोगों को पता चल जा रहा है। तो हम लोग पोजीशन को देख करके बोलेंगे टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, 6 से डिवाइड कर दो, यू विल गेट द एवरेज स्पीड, जो कि हमारा आंसर कितना आया था 18/6 है ना, 18/6 आया था, 3 आया था, फोर्थ ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट होगा। डिस्टेंस हमारा 18 आएगा, डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा। ये तुम्हारा ऑलरेडी हम लोग सॉल्यूशन बना चुके हैं, सॉल्यूशन जाकर के तुम लोग देख लोगे जिसको देखना होगा। यहाँ सिर्फ ये बता रहे हैं कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा था जो अगर थोड़ा सा सीरियसली हम लोग पढ़ाई करते हैं और थोड़ा सा जो चीज तुम लोगों को बता रहे हैं तो उसको अगर हम लोग प्रैक्टिस करते तो क्या क्या क्वेश्चन हम लोगों का मैच कर सकता था। ये रीनीट के भी एग्जाम में जिसमें भी हम लोग क्वेश्चन बोले कि बहुत डिफिकल्ट लेवल का क्वेश्चन बना दिया है, बहुत सारा बच्चा लोग निकलने के बाद बोला कि क्वेश्चन बहुत ज्यादा टफ कर दिया था, फिजिक्स का मेनली जो क्वेश्चन बहुत टफ कर दिया था। लेकिन बच्चा वहां से इस क्वेश्चन पेपर में से भी कितना सारा क्वेश्चन देखो हम लोग ऐसा बना सकते थे कि जो हम लोग को पहले कुछ दिन पहले हम लोग प्रैक्टिस कर चुके थे, या अब वही क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ गया। भूलने का भी कोई ऑप्शन नहीं रहेगा बच्चा, 1 हफ्ता 2 हफ्ता पहले प्रैक्टिस करोगे तो कितना कितना जल्दी भूल जाओगे, वो सारा तो तुम्हारे दिमाग में रह गई। वही टाइप का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में जाकर के आ गया। ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर चले आए ऑलमोस्ट 19 क्वेश्चन, 19 क्वेश्चन 19 क्वेश्चन में बच्चा भी हम लोग ऑलरेडी चले आए। 45 में अभी तक का 19 क्वेश्चन ऐसा अभी तुम लोग को देख लिए हो जो हम लोग एग्जाम से कुछ दिन पहले पढ़े थे, और वो सब टाइप क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, और कुछ क्वेश्चन है कि नहीं देखते हैं, चलो। ये था तुम्हारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। सीरीज में देखो कि एक क्वेश्चन तुम्हारा यहाँ ये आया हुआ था एक एग्जाम में, और एक क्वेश्चन तुम्हारा ये आया था। इस टाइप का और भी 1-2-4 क्वेश्चन आया हुआ था जो भी तुम लोग का हम लोग वहां पर पढ़े हुए। यहाँ पर जस्ट कॉन्सेप्ट समझने के लिए, एग्जाम्पल देने के लिए तुम लोगों को 1-2 क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। सेम सिमिलर टाइप क्वेश्चन बच्चा तुम्हारा यहाँ पर आ गया था। यहाँ पर भी तुम्हारा मैग्नेटिक फील्ड करंट जा रहा था, लूप है, वायर है, डिफरेंट लूप, डिफरेंट शेप दिया हुआ है, और किसी एक पॉइंट पर तुम्हारा रिजल्टिंग मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए बोल दिया। तो यहाँ पर भी क्या किया बोलो, एक करंट वायर आ रहा था, वायर से करंट आया, आने के बाद दोनों में स्प्लिट हुआ, दोनों रेजिस्टेंस अलग अलग है, दोनों में करंट अलग अलग होगा, दोनों के लिए मैग्नेटिक फील्ड वो पॉइंट पर अलग अलग होगा, दोनों का रिजल्टेंट निकालो। एक का मैग्नेटिक फील्ड देखो, करंट यहाँ से आएगा तो फील्ड बाहर की तरफ आएगा, और एक पार्ट के लिए करंट यहाँ से आएगा तो फील्ड अंदर की तरफ रहेगा। तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट हो गया, तो रिजल्टिंग फील्ड कितना होगा, बड़ा वाला में से छोटा वाला को सब्ट्रैक्ट कर दो, रिजल्टिंग फील्ड तुम लोगों का यहाँ से निकल जाएगा। जो करेक्ट आंसर होगा वो यहाँ से पता चल जाएगा। ठीक है, तो आंसर बच्चा हम लोग सॉल्व करके दिखला चुके हैं। आंसर यहाँ पर तुम लोग को पता है, μ0I0/12 ये आएगा, शायद ये आंसर आएगा। लेकिन ये देखो कि इस तरह का क्वेश्चन जो तुम लोगों को पहले भी बताए हम, ये सारा क्वेश्चन बच्चा ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्लासेस में प्रैक्टिस करवा देते हैं। इससे मिलता जुलता बहुत सारा क्वेश्चन होगा। तो 20-25 क्वेश्चन इस टाइप का जो करंट कैरिंग लूप के ऊपर बेस करके क्वेश्चन रहता है, डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन कि इसके बाहर एग्जामिनर भी नहीं सोच पाएगा कि और कोई क्वेश्चन हम दे सकते हैं। ये बहुत सारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो एग्जैक्टली हम लोग क्लास में किए हुए थे, एकदम एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन बच्चा क्लास में करवा दिए हम। ये किस क्वेश्चन तुम लोग के एग्जाम में आया हुआ है, क्लास में एग्जैक्टली एकदम डिक्टो सेम क्वेश्चन तुम लोग क्लास में करवा दिए। अब यहाँ पर ये शेप सर्कल के लिए दिया हुआ है। अभी यहाँ पर हम लोग स्क्वायर लूप लेकर के भी बना करके दिखलाए हुए थे क्वेश्चन कि स्क्वायर अगर होता तो आंसर कैसे आता, वो सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हुआ है। लेकिन अभी तुम लोग को रिसेंटली ये बता रहे हैं, ये कुछ दिन पहले का क्वेश्चन का प्रैक्टिस किया हुआ था, उससे मिलता जुलता कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन यहाँ पर दे दिया हुआ है। ठीक है, सोर्स समझने की कोशिश करो बच्चा कि कहाँ से क्वेश्चन उठा करके दे रहा है। अगर वो एक बार समझ में आ गया और उसके बाद तुम्हारा कॉन्सेप्ट एक बार बिल्डअप हो गया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्वेश्चन बच्चा तुम बहुत इजीली एग्जाम में कर पाओगे। और नीट का एग्जाम पास करना मतलब कुछ लगेगा ही नहीं तुम लोगों को, वो तुम एकदम कॉन्फिडेंट होकर के जाओगे और कॉन्फिडेंटली सारा एग्जाम क्वेश्चन कंप्लीट करके आओगे। अभी और देखो कुछ क्वेश्चन कॉमन है। एटम्स का क्वेश्चन था बच्चा, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे यार। Energy of electron in an orbit of Bohr's atom is this one, where E naught is the ground state energy. If L is the angular momentum of the electron in this orbit and H is the Planck's constant, then 2 pi L by H कितना होगा? तो H Planck's constant है और L angular momentum हो गया, तो L angular momentum का फॉर्मूला कितना होता है बताओ? NH/2 पाई है ना। तो इसको अगर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो गया 2 pi L by H इक्वल टू N हो गया। तो ये इसका वैल्यू निकालने का मतलब वो एक्चुअली हमको N निकालना है। अब N निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द nth बोर ऑर्बिट, वो वैल्यू दिया हुआ है तुम्हारा, कितना दिया हुआ है? दिस वन, माइनस 0.04
ई नॉट इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ई नॉट इज द ग्राउंड लेवल एनर्जी, है ना, तो उसको हम लोग ई नॉट को वहां पर रख रहे हैं ऊपर में, तो 13.6 हो जाएगा हाइड्रोजन के लिए अगर रहेगा तो, डिवाइडेड बाई 0.04 को हम लोग लिख सकते हैं 4/100, ये कट कर दो तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा कितना बताओ, दिस इज 25। तो ये जनरल फॉर्मूला क्या था बताओ, nth ऑर्बिट का फॉर्मूला -13.6 डिवाइडेड बाई एन स्क्वायर था ना, तो हाँ एन स्क्वायर अगर हम लोग बोलेंगे तो यहाँ पर 5 स्क्वायर हो जाएगा, तो एन का वैल्यू 5, एन का वैल्यू 5 यहाँ पर पुट कर दो, ये आंसर हो गया। तो बेसिकली हमको निकालना क्या था बताओ, इस तरह का क्वेश्चन में बेसिकली हमको निकालना था एन का वैल्यू, एन का वैल्यू पता चल जाएगा तो हम लोगों का आंसर निकल आएगा, है ना। सेम टाइप क्वेश्चन बचा देखो यहाँ पर भी था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द हाइड्रोजन एटम, एंगुलर मोमेंटम दे दिया ये वाला, तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के लिए nth बोर ऑर्बिट पर कोई इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसका एनर्जी कितना होगा, -13.6 डिवाइड बाई एन स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो एन का वैल्यू निकालना हमको, तो एंगुलर मोमेंटम जो दिया हुआ है यहाँ पर एल का वैल्यू 3h/पाई, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करो nh/2 पाई, तो एन का यहाँ पर 6h डिवाइडेड बाई 2 पाई होगा, तो एन का वैल्यू 6 हो गया, है ना। तो एनर्जी कितना होगा 13.6 डिवाइडेड बाई 6 स्क्वायर, 6 स्क्वायर मतलब 36 से डिवाइड कर दो, जो मिलेगा वो तुम्हारा आंसर हो जाएगा, -13.6 को 36 से डिवाइड कर दो, जो मिलेगा तुम्हारा वो आंसर हो जाएगा। क्लियर बच्चा। सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर देखो, ये क्वेश्चन तुम लोगों का दे दिया हुआ था, यहाँ पर बेस्ड ऑन एन कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ क्वेश्चन बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं देखो, कंसीडर दैट एन इलेक्ट्रॉन इज रिवॉल्विंग इन एन एक्साइटेड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन एटम विद वेलोसिटी दिस वन, ये वेलोसिटी दे दिया हुआ है, द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज दिस वन, रेडियस ऑफ द ऑर्बिट अगर ये होगा तो एक्स का वैल्यू कितना होगा वो निकालो। एक तो इसको हम लोग ऐसे बना सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन अगर जिस ऑर्बिट पर घूम रहा है उस ऑर्बिट का स्पीड दे दिया हुआ है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि उसका सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बैलेंस करेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द इलेक्ट्रॉन व्हिच इज के जेड ई स्क्वायर, ठीक है, हाइड्रोजन है तो जेड का वैल्यू 1 हो जाएगा, तो के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर होगा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, ठीक है। तो वहां पर m हो गया मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, v हो गया वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, तो क्योंकि सारा वैल्यू दिया हुआ है, v दिया हुआ है, k का वैल्यू जानते हैं, m दिया हुआ है, r का वैल्यू निकालने के लिए बोला है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हम लोग जानते हैं, सब पुट करके हम लोग कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये एक तरीका है, ऐसे बना सकते हैं हम लोग कि अगर हम लोग ये फॉर्मूला इक्वेट करते हैं के ई स्क्वायर बाई आर स्क्वायर इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर, बच्चा एक आर कैंसिल होगा, एक आर को यहाँ लेकर के चले जाओ, आर निकालने के लिए बोला था के ई स्क्वायर बाई एम वी स्क्वायर, ये लिख सकते हैं हम लोग। सारा कुछ दिया हुआ देखो, के का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9 × 10⁻9 होता है, ई चार्ज अपन इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है तुम्हारा, देखो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 कूलम, है ना। एम मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन विच इज आल्सो गिवन 9 × 10⁻31, और v वेलोसिटी दिया हुआ है दिस वन, इसका स्क्वायर करो, यहाँ पर पुट कर दो, सिंपलीफाई करो, r का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर हम लोग वो n जो कॉन्सेप्ट सीख करके रखे थे, n के ऊपर किस तरह से कौन सा चीज कैसे डिपेंड करता है, n और z, ये सारा रिलेशन तुम लोग को बताए थे ना, ठीक है। वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, टाइम पीरियड, रेडियस, एनर्जी, करंट, एंगुलर मोमेंटम, फिर तुम्हारा था मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब कुछ बोले थे ना, हाउ डिपेंड्स ऑन एन एंड जेड, ये याद रखना है बच्चा। तो उससे रिलेटेड हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। जैसे कोई इलेक्ट्रॉन अगर nth बोर ऑर्बिट पर घूम रहा होगा तो उसका हाइड्रोजन के लिए वेलोसिटी ऑन द nth बोर ऑर्बिट, उसका फॉर्मूला कितना था बताओ, 2.2 × 10⁻6 डिवाइडेड बाई n मीटर पर सेकेंड, ठीक है। 2.1819 आता है समथिंग, जिसको हम लोग 2.2 मान लेते हैं, तो 2.2 डिवाइडेड बाई n इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। तो इसको अगर हम लोग उस फॉर्म में लिखते हैं, मान लो अगर उस फॉर्म में लिखते हैं, तो 25.6 को थोड़ी देर के लिए हम लोग मान लेते हैं 25, तो 25 का स्क्वायर रूट हो गया 5, ठीक है। तो उसको हम लोग लिखेंगे कितना, 2.2 डिवाइडेड बाई n के फॉर्म में लाना है। तो अब ये हो गया तुम्हारा ऊपर में 5 को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये 10⁻6 करेंगे तो ये 0.5 हो जाएगा, ऊपर में 0.5 हो गया, तो ऊपर हो गया तुम्हारा 0.5 इंटू 10⁻6। अब इसको हम लोग 2.2 लाएंगे, मान लो 2 लेकर के आते हैं, 2 लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ऊपर 4 नीचे 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। एक्चुअली तो ये 0.5 आएगा नहीं ना, 0.5 से ज्यादा आएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 2.2 आ गया ना, ऑलमोस्ट। तो ये कितना बचा 4, तो इसका मतलब क्या हुआ, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, दिस इज द वैल्यू ऑफ एन, वो nth बोर ऑर्बिट पर है, मतलब 4th ऑर्बिट पर है। अगर 4th ऑर्बिट पर है तो उसका हाइड्रोजन के लिए रेडियस कितना होगा बताओ, 0.53 एंगस्ट्रम इंटू एन स्क्वायर, 0.53 एन स्क्वायर एंगस्ट्रम होगा। तो रेडियस हम लोग डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, 0.53 इंटू 4 स्क्वायर, 16 का स्क्वायर कर दो, ये एंगस्ट्रम होगा। अब एंगस्ट्रम को अगर तुम नैनोमीटर में चेंज करना चाहते हो तो फिर क्या करना पड़ेगा, एक 10 से डिवाइड कर देना पड़ेगा, तो यहां से एक 10 से डिवाइड कर दो, तो ये हो गया नैनोमीटर, नैनोमीटर को 10⁻⁹ मीटर लिख सकते हैं। ये वैल्यू जो आएगा, इसका नियरेस्ट कितना वैल्यू आ रहा है वो देखो, 16 को अगर हम लोग ऑलमोस्ट 5 है, 16 को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना होगा,
80 मतलब 8.0 डिवाइडेड बाई 10 तो 0.8 आएगा, तो 0.8 इंटू 10⁻⁹ मीटर आएगा, है ना। तो 0.8 तो तुम्हारा ऑप्शन में है नहीं, तो 0.8 का नियरेस्ट आंसर कौन सा, ये देखो 0.8 का जो नियरेस्ट आंसर है वो 1 है, करेक्ट आंसर तुम्हारा 1 हो गया, करेक्ट आंसर तुम्हारा 1 हो गया। तो फिर हमारा कैलकुलेशन करने की कोई जरूरत नहीं है। ये एन वाला कॉन्सेप्ट के ऊपर बच्चा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग वहां पर प्रैक्टिस किए हुए थे कि एन का वैल्यू अगर पता चल जाता है तो फिर एन से रिलेटेड जो कुछ भी पूछेगा उसका आंसर हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं। जनरली एन से रिलेटेड क्वेश्चन जो पूछता है अगर वैल्यू पूछ लेगा तो तुम्हारा रेडियस पूछेगा, एनर्जी पूछेगा या वेलोसिटी पूछेगा, क्योंकि ये सबका वैल्यू इन टर्म्स ऑफ एन हम लोग को डायरेक्ट पता रहता है ना। एनर्जी भी पता है हम लोगों को, रेडियस भी पता है हम लोगों को, इन टर्म्स ऑफ एन कितना होगा, एन वेलोसिटी भी पता है। एन पता होते ही जैसे एन पता चलेगा वहां पर वैल्यू पुट करो, रेडियस, एनर्जी एंड वेलोसिटी डायरेक्ट पता हो जाएगा, वहां से वैल्यू हम लोग डायरेक्ट पुट कर सकते हैं। क्लियर, ठीक है। देखो एक ही जैसा क्वेश्चन है, मिलता जुलता, एक ही टाइप का क्वेश्चन, एक ही कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन। अभी तक का तुम्हारा कितना हो गया, 22 क्वेश्चन, एक ही जैसा क्वेश्चन तुम्हारा 22 आउट ऑफ 45 क्वेश्चन। देखो वो जो कुछ दिन हम लोग पढ़े, एक सीरीज का जितना क्वेश्चन तुम लोग करवाए, पूरा 11 एंड 12 का जितना सारा टॉपिक है, पूरा टॉपिक का क्वेश्चन तुम लोग करवाए थे, अब वहां से सिमिलर टाइप क्वेश्चन, सिमिलर कॉन्सेप्ट क्वेश्चन बच्चा कितना सारा आ रहा है, ये देखो आउट ऑफ 45 क्वेश्चन अभी तक हम लोग 22 क्वेश्चन अभी तक हम लोग का कॉमन हो चुका है। ये है तुम्हारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन दिया हुआ, मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन लिखो, या मैग्नेटिक फील्ड का दिया हुआ इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखो। इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हुए थे, है ना। डिफरेंट कॉन्सेप्ट का डायरेक्शन के ऊपर बेस करके, वेव वेलोसिटी के ऊपर, वेव नंबर के ऊपर बेस करके उस कॉन्सेप्ट का, इवन तुम्हारा इस साल आईआईटी का क्वेश्चन भी करवाए थे, उस सारे कॉन्सेप्ट के ऊपर बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग कर चुके थे, है ना। तो यहाँ पर भी देखो तुम्हारा सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर, ये एग्जांपल के तौर पर एक दो क्वेश्चन यहाँ पर रखे हैं। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये दिया हुआ था, तुमको बोला मैग्नेटिक फील्ड का इक्वेशन कौन सा बनेगा बताओ। यहाँ पर भी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन ये दिया हुआ था, यहाँ से तुमसे क्या पूछ लिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन एन अननोन मैग्नेटिक मीडियम दिया हुआ, दिस वन द डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम कितना होगा, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम निकालने के लिए बोल दिया कि स्पीड ऑफ द लाइट इन दिस दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग स्पीड निकाल लिया, तो स्पीड निकालने का वैल्यू कितना था बताओ, ओमेगा डिवाइडेड बाई के, वहां v निकल गया, v को हम लोग क्या लिखे थे, c डिवाइडेड बाई रूट ओवर, या फिर हम लोग c डिवाइडेड बाई रूट अंडर म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना, सॉरी म्यू आर एप्सिलॉन आर। तो वहां से एप्सिलॉन आर डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट था, डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू वहां से निकल आएगा। इन दैट केस म्यू आर का वैल्यू नहीं दिया रहता तो हम लोग वैक्यूम के अंदर मान करके चलते हैं, तो म्यू आर का वैल्यू हम लोग 1 पुट कर देते हैं, है ना। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन देखो यहाँ पर दिया हुआ है, एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवलिंग इन अ लॉसलेस डाइलेक्ट्रिक मीडियम का रिलेटिव परमेबिलिटी दिया हुआ है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे दिया हुआ है, हैज द इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू दिस वन, E naught is the amplitude and K is the wave vector. Among the following options, the incorrect choice is. यहाँ तो ये बोनस मार्क्स मिलने वाला क्वेश्चन बच्चा दिया हुआ था, क्योंकि यहाँ पर इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा ये पूछ लिया था। तो यहाँ से हम लोग अगर कैलकुलेशन करेंगे तो कैलकुलेशन करने के बाद देखोगे तुम्हारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होगा वो पॉजिटिव जेड एक्सिस होगा। यहाँ पर देखो माइनस है, माइनस रहेगा तो पॉजिटिव डायरेक्शन जेड है, तो पॉजिटिव जेड एक्सिस में जा रहा है, तो ये करेक्ट हो गया। तुम्हारा स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकालेंगे तो ओमेगा बाई के, उससे सॉल्व करके निकाल करके देखोगे 10⁸ आएगा, वो भी ठीक है। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यहाँ पर हम निकालेंगे, के का वैल्यू निकाल करके 2 पाई बाई लैम्डा पुट कर दो, वहां से लैम्डा का वैल्यू निकालो, तो लैम्डा का वैल्यू तुम्हारा आएगा 100 मीटर, यहाँ 300 मीटर दिया हुआ, तो ये तुम्हारा रॉन्ग है, ये तुम्हारा रॉन्ग है। तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है ये पूछा, तो ये तुम्हारा मैथमेटिकल इनकरेक्ट इक्वेशन ये वाला हो गया। लेकिन यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ बच्चा, मैग्नेटिक फील्ड में यहाँ पर देखो क्योंकि बी नॉट लिख दिया है, तो मैग्नेटिक फील्ड बी नॉट इज द एम्पलीट्यूड वैल्यू, तो वहां पर यहाँ नीचे में वी नहीं दिया रहना चाहिए था, है ना, तो यहाँ सिर्फ बी नॉट रहना चाहिए, तो बी नॉट बाई वी देकर के यहाँ गलत कर दिया है, तो ये भी तुम्हारा इनकरेक्ट ऑप्शन हो गया। तो इनकरेक्ट होने की वजह से ये दोनों इनकरेक्ट हो गया, जिसकी वजह से ये क्वेश्चन अभी तुम्हारा बोनस नंबर में चला जाएगा। लेकिन अगर एक ही इनकरेक्ट आता तो तुम्हारा वो क्वेश्चन कौन सा होता, मान लो यहाँ करेक्ट वैल्यू बी नॉट दिया रहा तो ये तो करेक्ट हो जाता, तुम्हारा इनकरेक्ट आंसर ये वाला होता, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए थे या नहीं किए थे, ऐसा टाइप का तुम ये दो एग्जांपल दिए हुए बच्चा, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का वीडियो निकाल करके देखना, वहां पर जो जो क्वेश्चन तुम लोगों को करवाएं सॉल्व करके, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके कितना सारा क्वेश्चन करवाएं, उसी कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस करके तुम्हारा ये क्वेश्चन आए। जो तुम लोगों को हम बार बार बोल रहे थे कि एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन तुम्हारा हो सकता है एग्जाम में नहीं आए, लेकिन बेस्ड ऑन दिस कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है, जो कि ऑलरेडी आ चुका है, एग्जाम में आ चुका है। अभी तक देखो आउट ऑफ 45 क्वेश्चन तुम्हारा 22 क्वेश्चंस ये है कि जो हम लोग पिछले 1-2 हफ्ता के अंदर प्रैक्टिस किए थे उसके अंदर से आ रहा है, उसी के कॉन्सेप्ट के ऊपर सिमिलर टाइप क्वेश्चन ये तुम्हारा एग्जाम में आ रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, चलो
ये क्वेश्चन कुछ क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है, जो क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्लास में ये सारा, ये जितना क्वेश्चन बाकी, ये तो हम लोग का रीनेट का जो क्वेश्चन था वो हो गया, तो ये बाकी जितना क्वेश्चन है, ये सारा क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन या इस तरह का, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम क्लासेस में करवा चुके। जैसे ये वाला क्वेश्चन तुम्हारा देखो, मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड फोटोन, इसका रेशियो पूछ लिया। अब लास्ट ईयर का क्वेश्चन उठा करके तुम लोग देख लेना, जेईई मेन का भी क्वेश्चन देख लेना और नीट वाला क्वेश्चन भी देख लेना, 2025 का क्वेश्चन, वहां पर तुमको डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन का रेशियो पूछ लिया। ठीक है, फोटोन एंड प्रोटोन भी पूछ लिया, फोटोन एंड इलेक्ट्रॉन भी पूछ लिया, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ का रिलेशन वहां पर लिख करके बनाएंगे। यहाँ पर तुमको दे दिया सेम टाइप क्वेश्चन तुम्हारा, सिर्फ मोमेंटम के लिए दे दिया है। तो अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए मोमेंटम बोलेंगे तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम का फॉर्मूला 2me हो जाएगा, है ना। और फोटोन का मोमेंटम का फॉर्मूला होता है E/c, बिकॉज फोटोन का तो मास है नहीं, उसके लिए मास इंटू वेलोसिटी फॉर्मूला यूज नहीं करते हैं, फोटोन का मोमेंटम यूज करते हैं हम लोग डी ब्रोगली वेवलेंथ से लेकर के आते हैं, दैट बिकम्स इक्वल टू E/c। तो यहाँ E/c होगा, c ऊपर चला गया, एक e रूट कट जाएगा, एक रूट e नीचे रहेगा, सब वैल्यूज दिया हुआ, पुट करके सिंप्लीफाई करो, तुम्हारा आंसर आएगा 225। ठीक है, तो सेम टाइप क्वेश्चन बच्चा हम लोग ऑलरेडी कर चुके थे क्लास में, ये सारा क्वेश्चन कर चुके थे। ये क्वेश्चन देखो, सोलिनॉइड का सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला हम लोग इस पढ़ाते वक्त भी यहाँ पर भी तुमको बताते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के अंदर, ऐसे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन ये हम लोग ऑलरेडी जानते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है बताओ, म्यू नॉट एन स्क्वायर इंटू वी, वी हो गया वॉल्यूम ऑफ द सोलिनॉइड, विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एल, है ना। तो म्यू नॉट एन स्क्वायर पाई आर स्क्वायर एल, ये है, ये तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा ये क्वेश्चन देखो, ये भी क्वेश्चन बच्चा एग्जाम में तुम लोग क्लास में रोटेशनल मोशन पढ़ाते वक्त एक बार नहीं 10 बार तुम लोगों को बोले हैं कि रोटेशनल मोशन की वजह से रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम जो होता है विच इज इक्वल टू आई ओमेगा, वो किसी पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता, वो डिपेंड करता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर। जब तक तुम एक्सिस ऑफ रोटेशन को चेंज नहीं करोगे तब तक रोटेशनल एंगुलर मोमेंटम का वैल्यू चेंज नहीं होगा। हाँ, अगर ट्रांसलेटरी मोशन रोटेटिंग बॉडी के लिए अगर ट्रांसलेटरी एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे विच इज इक्वल टू एम वी आर, तो वो पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है, अलग अलग पॉइंट के रेस्पेक्ट से उसका अलग अलग वैल्यू आएगा। लेकिन चूंकि यहाँ पर तुम लोगों को निकालने के लिए क्या बोला था, एंगुलर मोमेंटम ऑफ ड्यू टू द रोटेशनल मोशन के लिए देखो, रोटेटिंग बॉडी के लिए अगर हम लोग एंगुलर मोमेंटम निकालेंगे तो जिस पॉइंट के रिस्पेक्ट से भी निकालो एक ही वैल्यू आएगा, बिकॉज वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, एक्सिस के ऊपर। तो तुम्हारा आंसर दोनों के लिए सेम होगा, करेक्ट आंसर इज 1। ठीक है, ये एग्जाम ये क्लास में बच्चा ये क्वेश्चन हम लोग बहुत बार प्रैक्टिस किए हैं, बहुत बार ये बात तुम लोग को बताएं, लिखवा भी दिए हुए कि रोटेशनल मोशन की वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होता है वो एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है, पॉइंट के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चा। यहाँ पर तुम्हारा दे दिया हुआ था वॉल्यूम चेंज इन टेम्परेचर डेल टी हो गया, तो तुमको बोला है वॉल्यूम एक्सपांशन, द इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालना है। इंक्रीज इन वॉल्यूम निकालने के लिए v इक्वल टू 4/v का फॉर्मूला पुट कर दो, इंक्रीज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा, डेल v बाई v, डेल v इक्वल टू हो गया तुम्हारा v इंटू डेल टी, है ना, डेल v बाई v इंटू गामा डेल टी, v इंटू गामा डेल टी हो जाएगा, डेल v बाई v, v यहाँ चला गया, गामा इंटू डेल टी हो गया। अब v का वैल्यू लिख दो 4/3 पाई आर क्यूब, और गामा का वैल्यू हो जाएगा 3 अल्फा, बिकॉज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपांशन दिया हुआ था, वहां पर पुट कर देंगे 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 3 अल्फा, 4/3 3 कट जाएगा तो 4 पाई आ जाएगा तुम्हारा, 4 पाई आर क्यूब अल्फा टी टू द डेल टी। तो ये हो गया तुम्हारा करेक्ट आंसर। ठीक है, ये सारा सॉल्यूशन हम लोग जान रहे हैं। तो ये वो क्वेश्चन है जो हम लोग क्लास में ऑलरेडी छोटा छोटा क्वेश्चन है जो पढ़े हैं, प्रैक्टिस किए हैं, उससे मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ पर आ गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखो तुम्हारा फोटोइलेक्ट्रिक करंट एंड फोटोइलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन जो हम लोग पढ़े थे यार फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट का, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है बच्चा, जो तुम लोगों को इसका एग्जैक्टली देखोगे, ग्राफ भी तुम लोगों का क्लास में किया हुआ है ना, ग्राफ एग्जैक्टली ये ग्राफ भी तुम लोग क्लास में करवा दिए, और ये भी बता दिए थे कि फोटोइलेक्ट्रिक करंट किस किस फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, और एनर्जी ऑफ द फोटोन के ऊपर कौन कौन सा फैक्टर डिपेंड करता है। तो काइनेटिक एनर्जी बोलो या फिर यू कैन से स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये सारा सब चीज किसके ऊपर डिपेंड करता है, अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन अपॉन द एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। ठीक है, फोटोइलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू जो डिपेंड करता है वो इंटेंसिटी ऑफ द फोटोन के ऊपर डिपेंड करता है। इंटेंसिटी के साथ फोटोइलेक्ट्रिक करंट कैसे डिपेंड करता है, डायरेक्टली डिपेंड करता है। इंटेंसिटी बढ़ाओ लीनियरली फोटोइलेक्ट्रिक करंट बढ़ेगा, इंटेंसिटी कमाओ लीनियरली फोटोइलेक्ट्रिक करंट का वैल्यू भी कमेगा, प्रोवाइडेड कि इंसिडेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन बच्चा अगर फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट के अंदर तुम्हारा एमिटेड फोटोइलेक्ट्रॉन का काइनेटिक एनर्जी के बारे में अगर पूछेगा, या फिर फोटो स्टॉपिंग पोटेंशियल के बारे में अगर पूछता है, तो फिर याद रखना कि वो सारा वैल्यू जो है वो इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन, फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि तुमको बोल दिया है
ये स्टॉपिंग पोटेंशियल, ये करंट है, ठीक है। तो यहाँ से देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी चेंज करने की वजह से चेंज नहीं होता है अंटिल यू आर नॉट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। इसकी वजह से स्टॉपिंग पोटेंशियल का वैल्यू जो स्ट्रेट रहेगा, ये और ये में तो कोई एक ऑप्शन होगा, यहाँ चेंज हो रहा है, ये गलत है, ठीक है। और यहाँ पर तुमको क्या बोल दिया है कि लीनियर इंटेंसिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो फिर फोटोलिटिक करंट भी लीनियरली डिक्रीज करेगा। तो करेक्ट आंसर तुम्हारा ये होगा। ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ये ग्राफ भी हम लोग का बना चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखो, ये वो सारा क्वेश्चन है जो तुम्हारा एग्जाम में तो आया हुआ है, लेकिन ये हम लोग रीनीट का जो सीरीज बनाए तो उस सीरीज में इस टाइप का क्वेश्चन नहीं किया, लेकिन ये सारा क्वेश्चन हम लोग क्लासेस में प्रैक्टिस कर चुके हैं, ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं, ठीक है। जैसे ये क्वेश्चन देखो, बहुत सारा इस टाइप का क्वेश्चन तुम लोग को बताए थे कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड के अंदर किसी चार्ज पार्टिकल को ए पॉइंट से बी पॉइंट पर लेकर के जाएंगे तो वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन इक्वल टू जो चार्ज पार्टिकल को मूव कर रहे हो क्यू इनटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द 2 पॉइंट व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ, बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, कंजर्वेटिव फील्ड पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता है ना। तो यहाँ पर देखो, अगर कोई पॉइंट का पोटेंशियल अगर बोलोगे तो पोटेंशियल कितना हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई आर, ठीक है। तो यहाँ के क्यू बाई 2r होगा, यहाँ पर लेके चले गए तो यहाँ का पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू, क्यू इज द चार्ज ऑफ दिस स्फीयर, के क्यू डिवाइडेड बाई 3r होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, के क्यू बाई 2r माइनस के क्यू बाई 3r, के क्यू डिवाइडेड बाई 2r माइनस के क्यू बाई 3r, 2r 3r नीचे एलसीएम लो 6r होगा, ऊपर होगा 3 माइनस 2 1 हो जाएगा, तो के क्यू बाई 6r होगा। पोटेंशियल डिफरेंस के क्यू बाई 6r होगा इनटू जिसको मूव करो, किसको मूव करें, यहाँ पर देखो दे दिया हुआ यूनिट पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, जो पॉइंट चार्ज मूव करो उसका वैल्यू 1 है, तो 1 के साथ के क्यू बाई 6r मल्टीप्लाई कर दो, बिकॉज के क्यू बाई 6r इज द पोटेंशियल डिफरेंस। तो तुम्हारा वर्क डन हो गया कितना, के क्यू डिवाइडेड बाई 6r, ठीक है। अब ये हो गया तुम्हारा वर्क डन, के क्यू डिवाइडेड बाई 6r। अब के की जगह हम लोग क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और क्यू का मतलब हो गया क्या, रो इनटू वॉल्यूम, बिकॉज रो इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, डेंसिटी चार्ज डेंसिटी दिया हुआ है उसको टोटल वॉल्यूम तो मल्टीप्लाई कर दो, 4/3 पाई r क्यूब हो गया डिवाइडेड बाई 6r, है ना। तो ये 4 पाई यहां से चला गया, एक r चला जाएगा, तो ऊपर बचा हुआ रहेगा तुम्हारा कितना, रो इंटू आर स्क्वायर, नीचे रहेगा 3 नीचे चला है 18 एप्सिलॉन नॉट, तो 18 हो गया तुम्हारा n का वैल्यू, 18 हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो, ये तुम्हारा एक अच्छा टाइप का क्वेश्चन दिया हुआ था, यहाँ पर तुम लोग कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा, लेकिन ये टाइप का भी क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके हैं। वर्क पावर एनर्जी में बच्चा तुम लोगों को प्रॉब्लम बनाने के लिए हम स्टार्टिंग में बताते हैं कि टोटल वर्क डन जो होता है कैलकुलेट करने का एक तरीका है, कांस्टेंट फोर्स होगा तो फिर कैसे बनाएंगे, वेरिएबल फोर्स होगा तो फिर कैसे बनाएंगे। अगर वेरिएबल फोर्स रहता है तो फिर हम लोग वेरी स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन कितना होगा वो निकालेंगे, टोटल के लिए क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, है ना। तो यहाँ पर जो फोर्स हो रहा है दैट इज द वर्क डन ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पूछा है, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होता है म्यू इंटू एन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू इंटू एन, हॉरिजॉन्टल प्लेन में एन इक्वल टू mg, और म्यू का वैल्यू ये दिया हुआ है, म्यू इज नॉट कांस्टेंट, म्यू इज द फंक्शन ऑफ x, तो वेरिएबल फोर्स हो गया। वेरिएबल फोर्स अगर होगा तो टोटल वर्क डन कैसे निकालेंगे, विद रिस्पेक्ट टू x इंटीग्रेशन कर देंगे, लिमिट बैठा दो 0 to l, हो गया आंसर। इतना ही तो करना था तुमको, है ना। तो यहाँ से इंटीग्रेशन करेंगे हम लोग, वर्क डन निकल आएगा, बिकॉज दिस इज द वेरिएबल फोर्स। अगर कांस्टेंट फोर्स रहता तो कांस्टेंट फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते। क्लियर बच्चा, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हुए थे। चलो ये क्वेश्चन देखो, यहाँ पर तुम्हारा वेव में हम लोग पढ़े थे ओपन पाइप क्लोज पाइप, ओपन पाइप में फर्स्ट हार्मोनिक सेकंड हार्मोनिक थर्ड हार्मोनिक इस तरह से अगर आएगा तो जनरल फॉर्मूला पीएथ हार्मोनिक के लिए हम लोग क्या लिखे थे बताओ, ओपन पाइप के लिए पीएथ हार्मोनिक का फॉर्मूला होगा पीएन, वेयर पी इज द नंबर ऑफ नोट्स, जितना सारा हार्मोनिक्स होगा उसमें जितना सारा लूप्स बनेगा, जितना सारा नोट्स रहेगा, एक नोट फर्स्ट हार्मोनिक, 2 नोट सेकंड हार्मोनिक, 3 नोट थर्ड हार्मोनिक, ओपन पाइप के लिए। और क्लोज पाइप का फॉर्मूला क्या था बताओ, क्लोज पाइप का फॉर्मूला था 2p - 1 इंटू n, 2p - 1 इंटू n, ठीक है। फर्स्ट हार्मोनिक के लिए नंबर ऑफ नोट्स जो होगा यहाँ पर कितना लिखेंगे, फर्स्ट हार्मोनिक के लिए यहाँ पर p की जगह में 1 पुट करो तो नंबर ऑफ नोट्स हो जाएगा तुम्हारा एक हार्ट, लेकिन 2 नोट्स अगर बनेगा, नोट्स अगर 2 बना तो 2 इंटू 2 4 - 1 3n हो जाएगा, तो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स हो जाएगा थर्ड। क्लोज पाइप में क्या होता है, ऑड हार्मोनिक्स होता है ना, तो अगर एक नोड बनता है तो 1n, 2 नोड बनता है तो फिर 3n, 3 नोड बनता है तो यहाँ पर 3 पुट करो तो 3 2 6 - 1 5n, 5n हो गया तुम्हारा फिफ्थ हार्मोनिक। ऑड हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, इवन हार्मोनिक्स आर एब्सेंट, तो अगर यहाँ पर n इक्वल p इक्वल टू 5 पुट करेंगे, 5 नोट्स अगर बनता है तो 5 इंटू 2 10 - 1 9n, तो 9th हार्मोनिक बनेगा। तो क्लोज पाइप का 9th हार्मोनिक में 5 नोट्स, और ओपन पाइप का फिफ्थ हार्मोनिक अगर बोलेंगे तो उसमें भी 5 नोट, दोनों में नंबर ऑफ नोट सेम होगा, इसका फिफ्थ हार्मोनिक इसका 9th हार्मोनिक, दोनों में नंबर ऑफ नोट सेम होगा, तो नंबर ऑफ नोट्स का रेशियो अगर लिखेंगे तो 1 हो जाएगा, तो योर करेक्ट आंसर इज 1, यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ नोट्स के ऊपर बेस करके जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है बच्चा, ये भी हम लोग लिखे हुए थे। ओपन पाइप के लिए p इंटू n होता है, p
नंबर ऑफ हार्मोनिक्स भी बोल सकता है। पी जो होगा ओपन पाइप के लिए वही नंबर ऑफ नोट्स को रिप्रेजेंट करेगा, है ना। और क्लोज पाइप के लिए अगर नंबर ऑफ नोट्स को पी मान करके चलते हैं हम लोग, नंबर ऑफ नोट्स और नंबर ऑफ एंटी नोट्स दोनों सेम होता है क्लोज पाइप के लिए। ओपन पाइप के लिए नंबर ऑफ नोट्स जो होगा, नंबर ऑफ एंटी नोट्स उससे एक ज्यादा होगा। ये सारा चीज हम लोग क्लास में डिस्कस किए थे। उसके अकॉर्डिंगली हम लोग जनरल फॉर्मूला क्या था, ओपन पाइप के लिए पी इंटू एन होगा, क्लोज पाइप के लिए 2p-1 इंटू एन होगा, वेयर पी विल इंडिकेट द नंबर ऑफ नोट्स। ठीक है, तो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स के अकॉर्डिंगली दोनों में देखो कि पी का वैल्यू यहाँ पर भी 5, यहाँ पर भी 5, दोनों का रेशियो 1 आ जाएगा, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन बच्चा हम लोग एक नहीं कई क्वेश्चंस इसमें हम लोग ऑप्टिक्स में किए हुए थे, है ना। कोई एक मीडियम से अगर कोई दूसरा मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट को देख रहे हो तो अपरेंट डेप्थ कितना होगा, अपरेंट डेप्थ निकालने का फॉर्मूला क्या था, म्यू ऑब्जर्वर इनटू रियल डेप्थ बाय म्यू ऑफ दैट मीडियम, है ना। ऑब्जर्वर जिस मीडियम में उससे मल्टीप्लाई कर दो, पहले इस मीडियम में इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1 से मल्टीप्लाई करो, रियल डेप्थ बाय 5/1.25। फिर जब यहां से देखेंगे तो ये दूसरा मीडियम हो गया, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 दिया होता है, 1.5 से मल्टीप्लाई कर दो, रियल डेप्थ 5 डिवाइडेड बाय 1.25। उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस करोगे तो वहां से तुम्हारा आंसर मिल जाएगा, है ना। आंसर आ गया तो तुम्हारा कितना 1 शायद आया था ना, दोनों का वैल्यू 3 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर आएगा, दोनों का डिफरेंस शायद 1 सेंटीमीटर आया था। तो इस तरह का क्वेश्चन भी हम लोग बहुत सारा किए हुए हैं। ये वो क्वेश्चंस बता रहे हैं तुम लोगों को जो अभी रीनीट के टेस्ट सीरीज में नहीं करवाए थे, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन हम लोग क्लासेस में ऑलरेडी प्रैक्टिस करते हैं। रीनेट टेस्ट सीरीज का जितना क्वेश्चन है वो तो क्लास में प्रैक्टिस करते ही, वो तो क्लास में तुम लोगों को बहुत सारे क्वेश्चन उस टाइप को प्रैक्टिस करवाते हैं। लेकिन ये क्वेश्चन जो अभी नहीं आया है लेकिन हम लोग क्लास में ऑलरेडी किए हुए हैं, ये क्वेश्चन भी तुम्हारा क्लास में किया हुआ है। इसका भी एक दो क्वेश्चन नहीं बचा, इसका तो बहुत सारा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट के ऊपर हम लोग किए हुए थे, प्रैक्टिस किए हुए थे। ठीक है, अभी देखो और सारा कुछ क्वेश्चन है, जैसे ये बैंकिंग ऑफ रोड, सिंपल प्रॉब्लम, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है बच्चा, tan थीटा इक्वल टू v स्क्वायर बाई आर जी। आर दिया हुआ, v दिया हुआ, g का वैल्यू जानते हैं, पुट कर दो, आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 1/5। ये तो कुछ करना ही नहीं था, फॉर्मूला बेस्ड सिंपल फॉर्मूला पुट कर दो। ये तुम्हारा केपलर्स थर्ड लॉ है, टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2 हो जाएगा, टी प्रोपोर्शनल टू आर टू द पावर 3/2 हो गया आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन बच्चा अगर तुम लोगों को याद होगा क्लास में जो हम लोग प्रैक्टिस किए थे, एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन क्लास में हम लोग ऑलरेडी किए हुए थे। ठीक है, वहां पर क्या था बोलो, एक फिक्स वायर यहां पर था, एक वायर यहां पर रखे हुए थे, ये वायर गिर नहीं रहा है, क्यों, ये वायर इसको रिपेल कर रहा था। उस वक्त इन दोनों का करंट का डायरेक्शन अपोजिट था, तो इन दोनों के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्सन जो था, दैट फोर्स ऑफ रिपल्सन विल बैलेंस द वेट। ठीक है, अब इसमें जो क्वेश्चन दिया हुआ उसमें ऊपर वाला को फिक्स कर दिया और नीचे वाला को ग्राउंड के ऊपर रख दिया या टेबल के ऊपर रख दिया, दोनों का करंट का डायरेक्शन सेम कर दिया। करंट का डायरेक्शन सेम करेगा तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा ना, ऊपर अट्रैक्ट करेगा, तो इन दोनों के बीच का अट्रैक्शन इसको जस्ट लिफ्ट करना चाह रहा है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसको बैलेंस करेगा, mg को बैलेंस करेगा। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस वो कितना होगा, तो इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या था बताओ, μ0/4π 2I1I2/h इंटू एल, ये तो फोर्स पर यूनिट लेंथ था, एल से मल्टीप्लाई कर दो, इक्वल टू mg, m की जगह में क्या लिखेंगे, लैम्डा मास पर यूनिट लेंथ दिया हुआ है, लैम्डा इंटू एल इंटू जी, तो एल दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा, h का वैल्यू निकल आएगा, तुम्हारा डायरेक्ट आंसर तुम लोगों का यहाँ से मिल जाएगा। आंसर शायद μ0I2/π लैम्डा जी था, शायद ये वाला आंसर था। ठीक है, एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन बच्चा तुम लोग क्लास में हम लोग प्रैक्टिस किए हुए थे, सेम क्वेश्चन तुम लोग का कॉपी में निकाल करके देखना, जो क्लास किए वो कॉपी निकाल कर देखना, ये सेम क्वेश्चन तुम लोग क्लास में किया हुआ मिलेगा। इसमें बहुत सारा चीज बताए थे, अगर एक ऊपर वाला वायर को स्लाइटली मूव करके छोड़ देंगे तो ऊपर नीचे ऑसिलेट करने लगेगा, उसका मोशन जो होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, उसका टाइम पीरियड कितना होगा, ये सारा कुछ हम लोग पढ़े थे यहाँ पर, है ना। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखो बच्चा, नॉट एग्जैक्टली सेम, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन बहुत सारा किए हुए थे। ये अगर एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर हम लोग एक मेटेलिक कंडक्टर को रख देते हैं तो उसमें लाइंस ऑफ फोर्स किस तरह से बनता है, ये करवाए थे तुम लोगों को। मेटेलिक कंडक्टर अगर हम लोग रख देंगे तो लाइंस ऑफ फोर्स उसके सरफेस के ऊपर आकर टर्मिनेट करेगा, फिर फ्रॉम द अदर सरफेस वहां से ओरिजिनेट करेगा, दोनों तरफ परपेंडिकुलर होता है, अंदर में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, है ना। तो यहाँ पर तुमको क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, देखो, एक पॉइंट चार्ज q इज प्लेस्ड इनसाइड अ कैविटी विद इन अ सॉलिड आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर। आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर कौन होता है बच्चा, कंडक्टिंग स्फीयर जिसमें चार्ज इजीली कंडक्ट कर सकता है वो तो मेटेलिक कंडक्टर होता है ना। तो मेटेलिक कंडक्टर के अंदर अगर हम लोग चार्ज यहाँ पर रखेंगे तो यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, ये लाइंस ऑफ फोर्स निकलेगा, सरफेस के ऊपर नॉर्मली जाकर के टर्मिनेट कर जाएगा, अब वहां नहीं रहेगा, इसके अंदर ये मेटल है, सरफेस सारा चार्जेस मूव करके सरफेस के ऊपर चला जाएगा, बाहर वाले सरफेस पर, अंदर वाला सरफेस पर चार्ज इंड्यूस्ड हो जाएगा, है ना। तो अब यहां से जो लाइंस ऑफ फोर्स बनेगा वो ऐसे बनेगा, लाइक दिस, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऐसे निकलेगा। तो अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर खत्म हो गया, लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है ये मत बोलोगे, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है ना।
और यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स हो रहा है उसकी वजह से बी और सी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगा वो डिपेंड करता है उसके सेंटर से कितना डिस्टेंस में है। तो सेंटर से डिस्टेंस अगर दोनों का सेम है, ये डिस्टेंस सेम है, तो बी और सी दोनों पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू सेम बनेगा और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा विच इज नॉट इक्वल टू जीरो। तो ए पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो जीरो था, ये दोनों ऑप्शन तो तुम्हारा ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों तो ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं होगा और ये दोनों इक्वल पॉइंट पर है, तो इन दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगा। ठीक है, सेम कॉन्सेप्ट का बच्चा बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस किए हुए थे। ठीक है, क्लियर। देखो ये वो सारा क्वेश्चन हम लोग को बता रहे हैं जो हम लोगों का रीनेट के सीरीज में नहीं था, लेकिन इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग क्लास में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं। जैसे देखो यहां पर क्वेश्चन तुम्हारा टर्मिनल वेलोसिटी का रीनेट में बहुत सारा क्वेश्चन किए थे। अगर वो इक्वेशन तुम लोगों को याद होगा, फॉर्मूला जो याद होगा, तो उससे ये ग्राफ तुम लोग खुद से बना सकते हो, डायरेक्ट बना सकते हो। बिकॉज टर्मिनल वेलोसिटी का फॉर्मूला जो होगा vt इक्वल टू दिस इज 2/9 r² बाई ईटा। इसका डेंसिटी हो गया तुम्हारा कितना बताओ, मटेरियल का स्फेरिकल बॉल सिग्मा माइनस रो इंटू जी। ठीक है, तो ये किस फॉर्म में बोलो, सिग्मा बाई रो। तो एक रो सिर्फ यहां से हमको कॉमन लेना था, है ना। रो को अगर कॉमन ले लोगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2r² रो इंटू जी डिवाइडेड बाई 9 ईटा एंड दिस इज सिग्मा बाई रो -1 इंटू वी, है ना। तो इसको अगर हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको मान लो x, इसको मान लो y, तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ y इक्वल टू mx माइनस c। y इक्वल टू mx माइनस c इज अ स्ट्रेट लाइन। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, जिसका स्लोप होगा पॉजिटिव और इंटरसेप्ट होगा नेगेटिव। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव, इंटरसेप्ट नेगेटिव, देखो ये है और ये दोनों है। ठीक है, लेकिन ये वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट जहां पर देखो सिग्मा बाई रो 1 हो रहा है, वहां पर वेलोसिटी 0 हो जा रहा है। तो सिग्मा बाई रो जहां पर 1 होगा वहां पर वेलोसिटी v का वैल्यू 0 हो जाएगा। करेक्ट आंसर तुम्हारा ये वाला होगा। फॉर्मूला हम लोग जानते थे, फॉर्मूला से सिर्फ सिग्मा बाई रो का इक्वेशन बना लेना था, स्ट्रेट लाइन होगा, कॉन्सेप्ट यूज करो, करेक्ट आंसर ये होगा, इजीली बना सकते थे हम लोग। ठीक है, ये क्वेश्चन मीन फ्री पाथ का था बच्चा। मीन फ्री पाथ का इक्वेशन हम लोग बहुत बार लिखे हुए थे। मीन फ्री पाथ में जो चीज सेम है उसको वैसे ही रहने दो, जो वैल्यू चेंज हो रहा है, यहाँ पर डायमीटर चेंज हो गया, साइज चेंज हो गया, एक का डायमीटर दूसरा का डबल था, पुट करो, रिलेशन डायरेक्ट निकल आएगा। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था बच्चा, बहुत आराम से कर सकते थे हम लोग। ये वाला क्वेश्चन देखो थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, ये भी तुम लोग को पढ़ाते वक्त हम लोग बहुत बार बताया तुम लोगों को कि बायसिंग अगर हम लोग करते हैं तो विथ ऑफ द डिप्लेशन लेयर जो होता है एक में डिक्रीज करता है और एक में इंक्रीज करता है ना। जो एक्सटर्नल फील्ड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड, वो बैरियर फील्ड को क्या करता है, कोई हेल्प करता है, कोई अपोज करता है। जो हेल्प करेगा तो उसको क्या करेगा बताओ, उसको और कंप्रेस कर देगा, और एक इंक्रीज करता है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है, उसको थिकनेस को कम कर देता है। रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, विथ ऑफ द डिप्लेशन लेयर का थिकनेस को बढ़ा देता है। और अनबायस्ड अगर रहेगा तो ना कम हुआ ना ज्यादा हुआ, तो बीच में रह जाएगा, है ना। इतना था। फॉरवर्ड बायसिंग कम कर दिया, रिवर्स बायसिंग बढ़ा दिया, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सबसे ज्यादा विथ ऑफ द डिप्लेशन लेयर किसमें होगा, रिवर्स बायसिंग में। सबसे कम किसमें होगा, फॉरवर्ड बायसिंग में। अनबायस्ड जो रहेगा वो उन दोनों के बीच में रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा देखो फॉरवर्ड बायस, ठीक है, सबसे कम। ये रिवर्स बायस सबसे ज्यादा, ये अनबायस, कोई के साथ कनेक्शन है ही नहीं, तो ये बीच में रहेगा। तो सबसे ज्यादा विथ इसका होगा, उससे कम ये, सबसे कम इसका होगा, उसके अकॉर्डिंगली अरेंज करना था। यहाँ पर देखो जेनेट डायोड का बहुत सारा क्वेश्चन कर लिए थे हम लोग। ये हो गया तुम्हारा इनपुट वोल्टेज -5 वोल्ट, तो इनपुट यहाँ पर -5 वोल्ट हो गया। ये वाला अगर हम लोग -5 लिखते हैं तो यहाँ पर हो गया तुम्हारा 0 वोल्ट, है ना। अब ये इस जेनर डायोड जो -3 वोल्ट, अगर यहाँ 0 रहेगा तो यहाँ का वोल्टेज हम लोग -3 वोल्ट बोल सकते हैं। तो इस रेजिस्टेंस ए और बी पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, इन दोनों का डिफरेंस 2 होगा, आंसर इज 2। ठीक है, ये था बच्चा डिग्री ऑफ फ्रीडम के ऊपर बेस करके क्वेश्चन। डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए हम लोग क्या किए थे, यहाँ पर देखो एक पॉलीएटॉमिक गैस, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल्स वाला गैस दे दिया हुआ था, जिसमें ट्रांसलेशनल मोशन, 3 ट्रांसलेशनल, 3 रोटेशनल एंड f नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड। तो जनरली हम लोग लो टेम्परेचर पर वाइब्रेशनल मोड कंसीडर नहीं करते, लेकिन अगर कोई पॉलीएटॉमिक गैस रहेगा, पॉलीएटॉमिक गैस में अगर तुम्हारा ट्रांसलेशनल, वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल तीनों दिया हुआ रहेगा, तो उसका सीबी का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या था बताओ। सीबी का वैल्यू जनरल फॉर्मूला f/2r होता है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, लेकिन अलग अलग मोड के लिए अगर वाइब्रेशन मोड अलग अलग दिया हुआ रहेगा, ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड वाइब्रेशन, तो टोटल सीबी का वैल्यू लिखने का फॉर्मूला क्या होता है। ट्रांसलेशनल के लिए 3, तो 3/2r होगा। रोटेशनल के लिए 3 मोड, 3/2r होगा। अब वाइब्रेशनल के लिए f नंबर ऑफ मोड अगर होगा, f वाइब्रेशनल मोड अगर होगा, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना कंसीडर करते हैं हम लोग, 2f, क्योंकि वाइब्रेशन में तुम्हारा रोटेशन एंड ट्रांसलेशन दोनों होता है, एक रोटेशन के लिए होगा, एक ट्रांसलेशन के लिए होगा। तो वाइब्रेशन के लिए, वाइब्रेशनल मोड के लिए अगर तुम्हारा डिग्री ऑफ फ्रीडम एफ वाइब्रेशनल मोड दिया हुआ रहेगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम हम लोग तो डबल पकड़ेंगे। ठीक है, सिंगल वाइब्रेशनल मोड का मतलब क्या हुआ, एक रोटेशनल के लिए होगा, एक ट्रांसलेशनल के लिए होगा, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम उसका 2 हो जाएगा। तो एफ अगर इसके लिए दिया हुआ तुम्हारा मोड ऑफ वाइब्रेशनल मोड
एफ अगर दिया हुआ तो डिग्री ऑफ फ्रीडम 2f होगा, तो यहाँ 2f/2 कर दो इंटू आर हो गया। तो इसका वैल्यू अगर हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे तो यहाँ हो गया कितना बताओ, 3 + f इंटू आर, है ना। वैसे ही सीपी का वैल्यू निकाल लो, सीपी इसमें एक आर ऐड हो जाएगा, सीपी इक्वल टू सीवी प्लस आर होता है, आर ऐड करो तो यहाँ 4 + f इंटू आर हो जाएगा। अब CP/CV करो, इसका वैल्यू दिया हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो f का वैल्यू निकल आएगा। ठीक है ये सारा क्वेश्चन बच्चा, ये तो तुम लोग बहुत बार पढ़ते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन में तो बहुत बार पढ़ते हो। तो गामा रेज किसके साथ मैचिंग अगर दे दिएगा तो इसका एप्लीकेशन कहाँ होता है? गामा रेज का एप्लीकेशन जनरली हम लोग जानते हैं, हम लोग कैंसर का सेल्स को किल करने के लिए यूज किया जाता है ना। तो यहाँ डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं फॉर ट्रीटिंग द कैंसर सेल, तो R4 के साथ मिलेगा। R4 के साथ मिलने वाला ऑप्शन देखो एक ही है, ये वाला ऑप्शन तो करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा, है ना। ये तुम्हारा करंट का फॉर्मूला होता है कितना बताओ, V/R इक्विवेलेंट। तो यहाँ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करेंगे तो -α-T + α-T कट जाएगा, तो 2R0 बचेगा, जो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। तो इसका मतलब यहाँ टेम्परेचर चाहे जितना भी चेंज करो, करंट चेंज नहीं होगा। व्हाट अबाउट इन दिस केस, टेम्परेचर अगर हम लोग बढ़ाएंगे तो ये रेजिस्टेंस बढ़ेगा, ये रेजिस्टेंस कम होगा। दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो छोटा होता है उससे भी कम हो जाता है। तो क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम हो गया तो इन दोनों का टेम्परेचर बढ़ाएंगे, इसका रेजिस्टेंस कम हो गया तो दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पहले जो था उससे और कम हो जाएगा। रेजिस्टेंस अगर और कम हो जाएगा तो करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, बिकॉज करंट इक्वल टू V/R होता है। R कम हो गया, करंट बढ़ गया। तो इन दिस केस टेम्परेचर टेम्परेचर अगर बढ़ाएंगे तो इसका क्या होगा बताओ, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम हो जाएगा, करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा, लेकिन इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो IA रिमेन्स कांस्टेंट व्हाइल IB इंक्रीजेस। सिंपल कॉन्सेप्ट बच्चा यूज करते, इसका आंसर डायरेक्ट निकल जाता। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग क्लास में ऑलरेडी किए हुए थे। दो पार्टिकल अगर इस तरह से मूव करता है, एक पार्टिकल इस तरफ, एक पार्टिकल इस तरफ, दोनों का मास सेम, वेलोसिटी सेम, एंगल उन दोनों के बीच का थीटा है। तो एक निकाले थे तुम लोगों को टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, एक निकाले थे चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा, है ना। तो टोटल मोमेंटम अगर निकालोगे, टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला था 2mv cos θ/2, ये था टोटल मोमेंटम, रिजल्टिंग मोमेंटम। और एक था तुम्हारा चेंज इन मोमेंटम, तो चेंज इन मोमेंटम अगर निकालोगे तो इसका फॉर्मूला होगा 2mv sin θ/2। ये दोनों करवाए थे ना, याद है, ये दोनों करवाए थे। तो यहाँ पर हम लोग को टोटल मोमेंटम निकालने के लिए बोला, चेंज इन मोमेंटम निकालने के लिए नहीं बोला। तो यहाँ पर टोटल मोमेंटम निकालेंगे तो फॉर्मूला ये आ जाएगा तुम्हारा, टोटल एंगल यहाँ पर 2 थीटा होगा, कुछ देर के बाद एक यहाँ होगा, तो इन दोनों के एंगल ये थीटा होगा, तो 2 थीटा हो जाएगा। टोटल मोमेंटम का फॉर्मूला तुम्हारा ये आएगा। ठीक है, तो यहाँ कॉस बनेगा, लेकिन कॉस का इक्वेशन यहाँ नहीं लिखेंगे, बिकॉज यहाँ पर एंगल देखो ऊपर से स्टार्ट नहीं हो रहा है, एंगल नीचे से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग पुट करके देखेंगे कि जब हम लोग थीटा के वैल्यू इनिशियली देखो, यहाँ पर थीटा का वैल्यू तुम्हारा हो गया 0 डिग्री। जब हम लोग इनिशियल यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रहेगा, ए पॉइंट पर थीटा 90 डिग्री है। जब इनिशियली थीटा का वैल्यू 90 डिग्री पुट करेंगे, यहाँ थीटा रहेगा, यहाँ 2 थीटा है तो यहाँ सिर्फ थीटा रहेगा, तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू 0 हो जाएगा। मतलब जैसे स्टार्ट जब हो रहा है तो उस वक्त मोमेंटम उसका टोटल 0 हो गया। तो टोटल मोमेंटम 0 होने की वजह से देखो कॉस आया बोल करके ये इक्वेशन नहीं लिखेंगे हम लोग, ये कॉस का इक्वेशन होता है, लेकिन ये नहीं लिखेंगे, इक्वेशन करेक्ट तुम्हारा ये होगा। ठीक है, बिकॉज एक्चुअली एंगल तुम्हारा यहां से दिया हुआ है और थीटा स्टार्ट हो रहा है यहां से, है ना। यहां से अगर एंगल दिया रहता, मान लो ये अल्फा हो गया, तो अल्फा प्लस थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू कितना होगा 90 माइनस अल्फा। जब यहाँ पर कॉस थीटा रहेगा और उसको 90 माइनस अल्फा लिखेंगे तो साइन अल्फा हो जाएगा, और साइन का वैल्यू इक्वेशन जो होता है वो ये वाला होता है। तो करेक्ट आंसर तुम्हारा यहाँ से ये बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज इन मोमेंटम और मोमेंटम दोनों का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन भी किए थे, इसी के ऊपर बेस करके ये वाला क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। ये नेक्स्ट छोड़ दो, ये हो चुका है, पहले कर लिए। तो ये पूरा तुम्हारा क्वेश्चन था, एक आध ग्राफ यहाँ पर सिर्फ छोड़ दिए थे। जो क्वेश्चन आउट ऑफ 45 क्वेश्चन बच्चा तुम्हारा, तो 22 या 23 क्वेश्चन तुम्हारा जो था वो रीनीट का जो सीरीज हम लोग बनाए थे उसमें से ही कॉमन पड़ गया था, इतना सारा क्वेश्चन कॉमन पड़ गया था। और ये बाकी जितना सारा क्वेश्चन देखे हम लोग, ये इस तरह का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्लासेस में डिस्कस कर चुके। और जो क्वेश्चन आया हुआ था वो भी मोरलेस देखो क्लास में किया हुआ तो क्वेश्चन था ऑलमोस्ट तुम्हारा एक ग्राफ जो तुम लोग को हम नहीं बताए थे, जो तुम लोग को बुक में है, अगर जो बच्चा देख लिया होगा तो ग्राफ भी पढ़ा होगा। उसके अलावा बाकी जितना सारा क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट, उस टाइप का क्वेश्चन हम लोग ऑलरेडी क्लास में कर चुके थे, है ना। तो क्वेश्चन ये जितना है बच्चा, बार बार तुम लोग को हम ये बोलते हैं कि नीट या जेईई मेन के लिए जितना क्वेश्चन तुम लोगों को, या जो चीज जो फिजिक्स जितना कुछ हम पढ़ाते तुम लोगों को एग्जैक्टली वो अगर नहीं आया तो क्वेश्चन उसके अराउंड, उसके सराउंडिंग से ही आएगा, उसके अंदर से ही आएगा, उसके बाहर से नहीं आएगा, लेकिन क्वेश्चन तुम लोग को वहीं से मिलेगा। थोड़ा सा फोकस करके अगर अच्छे से पढ़ाई करके इस तरह से पढ़ करके तुम लोग एग्जाम के लिए जाओ तो देखोगे कॉन्फिडेंस भी रहेगा तुम्हारा, और वेरी कॉन्फिडेंटली तुम्हारा वो एग्जाम क्रैक भी कर पाओगे, सक्सेस भी हो पाओगे। ठीक है, इसीलिए अभी तुम लोगों का एक
ऑनलाइन क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो वेरी सून तुम लोगों का क्लास स्टार्ट हो जाएगा। जुलाई के मंथ से स्टार्ट करेंगे, जो जेईई मेन के लिए भी होगा और नीट के लिए भी होगा, जो कि फुल कोर्स का फिजिक्स वहाँ पर हम ऑनलाइन क्लास तुम लोगों को पढ़ाएंगे। और आई होप कि जो बच्चा लोग वहाँ पर क्लास कर रहा होगा तो फिजिक्स में ओवरऑल तो इतना कॉन्फिडेंस बन जाएगा बच्चा कि जेईई मेन के लिए, इवन जेईई एडवांस के लिए और नीट के लिए भी ये क्रैक करना तुम्हारे लिए फिजिक्स कोई मैटर नहीं रहेगा। फिजिक्स को बहुत इजीली तुम लोग कर पाओगे। ठीक है, तो ये आज का ये बच्चे ये वीडियो था जो कंपेयर करके देखना है तुम लोगों को कितना सारा क्वेश्चन हम लोग 1-2 हफ्ता के प्रैक्टिस के अंदर कॉमन पा सकते थे। जो बच्चा लोग ये पूरा प्रैक्टिस करके गया होगा वहां पर से वो 45 क्वेश्चन में अगर 20-22-23 क्वेश्चन अगर तुम लोगों को कॉमन मिल जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन जो एक हफ्ता पहले तुम प्रैक्टिस करके आओ वो एग्जाम में आ गया, तो ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है। और बाकी जो पढ़े हो उसके ऊपर बेस करके अगर और तरह क्वेश्चन करके आओ, जो 45 क्वेश्चन में से बच्चा सोचो कि 35 से 40 क्वेश्चन करके आया होगा फिजिक्स में, और बाकी सारा ऑन एन एवरेज ऐसे अगर बायोलॉजी और केमिस्ट्री रखा होगा, तो उसके लिए तो कंफर्म हो गया ना। उसके लिए तो एकदम कंफर्म है कि उसका तो सिलेक्शन होना ही होना है। ठीक है, तो ये इस टाइप का जो प्रैक्टिस रहता है कि एक कम टाइम के अंदर इतना सारा क्वेश्चन तुम लोग को मिल जाना, एक साथ कॉमन मिल जाना। कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस किया हम लोग, उसमें से इतना सारा क्वेश्चन तुम्हारा आ गया। एक पूरा साल का प्रैक्टिस बच्चा और ये कुछ दिन का प्रैक्टिस, उसमें जो क्वेश्चन का पूरा साल अगर इस तरह का प्रैक्टिस करोगे तो मैक्सिमम ऐसा होता है बच्चा कि जितना क्वेश्चन रहता है तुम्हारा, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन 45 में 43, 44 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन तो तुम्हारा मिल ही जाता है, कॉमन मिल ही जाता है, जो कुछ पढ़ा देते हैं हम। तो अब ये मेरा जो क्लास स्टार्ट होने वाला बच्चा ये सबके लिए है, तो इसको तुम लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सबके साथ शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा जान पाए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा उससे फ़ायदा उठा पाए, क्लास को ज्वाइन कर पाए, ताकि फिजिक्स का जो डर है, ये जो खौफ है, जिसकी वजह से हम लोग फिजिक्स की वजह से जो पीछे हट जाते हैं, मेनली जो नीट के एग्जाम के लिए, नीट का जो एस्पिरेंट्स रहता है, फिजिक्स की वजह से वो लोग मार खा जाता है, कहीं ना कहीं जाकर के रुक जाता है, जिसकी वजह से वो लोग अपना गोल को अचीव नहीं कर पाता है। वो लोग बहुत आसानी से गोल को अचीव कर पाएगा। फिजिक्स का एक डर जो बच्चा है, ये है, मेरा खुद का भी ये कॉन्फिडेंट है कि फिजिक्स का डर तो हम अंदर से निकाल देंगे। तो अब हम लोग जो एक नया हो सकता है तुम लोगों के लिए, फिर एक सीरीज बनाएंगे जो नया वीडियो के साथ रहेगा, जहाँ से हम लोग बेसिक से लेकर के पूरा एडवांस तक फिजिक्स को सीखने की कोशिश करेंगे। तो फिर हम तुम लोगों को एक नया वीडियो के साथ फिर से मिलते हैं। ओके, थैंक यू।